कुछ तो रियल वर्ल्ड स्किल्स हो। कॉलेज के अंदर बिट्स पिलाने की बात बताता हूँ क्योंकि मेरा एग्जांपल है। किसी भी स्टूडेंट को नौकरी कैसे क्लियर करते हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। आप बिट्स पिलाने की डिग्री 50-60 लाख की डिग्री है तो आप कम से कम कुछ तो सेशन करिए जिसके अंदर आप बताएंगे कि रेज्यूमे कैसे बनाते हैं। अब चलो मॉक इंटरव्यूज करवा दो। टेक्निकल इंटरव्यू में क्या पूछने जा रहा है वो पहली बार मुझे पता लग रहा है कंपनी के सामने बैठ के तो 3-4 इंटरव्यूज तो मैं गवा रहा हूँ जस्ट ये जानने में कि इंटरव्यू देना कैसे है। वो पहले ट्रेन कर देंगे अगर टीचर्स, तो वो पहले इंटरव्यू में ही क्लियर कर लेगा। मैं गूगल आ रखा है उस पर जाके प्रैक्टिस करूंगा, वो एक चांस देगा, उसके बाद तो वो कभी आएगा नहीं। अब ये लेवल है इंजीनियरिंग कॉलेजेस का एलीट। जितने कोर इंजीनियरिंग वाले हैं उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट सॉफ्ट स्किल्स माइनस में होती है। रात को 2 बजे मैसेज करते हैं, सर जॉब लग जाएगी। ये कैसा तरीका है नौकरी मांगने का। अब रेज्यूमे भेजा तो चद्दर पे उसने अपने बेड पे रखा हुआ है और उसकी फोटो खींच दी। मैंने कहा इसको पीडीएफ में भेजते हैं भाई, ये रेज्यूमे की फोटो नहीं भेजी जाती चद्दर पे रख के। और वो भी तेरा मुड़ा हुआ रेज्यूमे, उस पे तेरा खाने के निशान लगे हुए हैं, दैट इज द रेज्यूमे दे आर सेंडिंग। उसने मेल का रिप्लाई करा ओके, और ओके के बाद मेल कर। मैंने कहा भाई ये व्हाट्सएप चैट नहीं है, दिस इज अ मेल। यहाँ पे एक मैसेज में आपको प्रॉपर लिख के भेजना है। वो मेल पे ऐसे रिप्लाई कर रहा है जैसे ओके, अच्छा सुनिए ऐसे व्हाट इज दिस हैपनिंग, अच्छा सुनिए मेल पे लिख रहा है। उसको ये नहीं पता कि कपड़े क्या पहन के आने इंटरव्यू में। हम तो अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कैंपस प्लेसमेंट होने से पहले बी इन प्रोफेशनल क्लोथ्स, रेज्यूमे की 4-5 कॉपीज लेके आइए, जो कंपनी है उसके बारे में रिसर्च करके आइए। अगले दिन पट्टी जीन्स वाले कपड़े आते हैं, चप्पल पहन के आते हैं, रेज्यूमे हमसे प्रिंट आउट कराते हैं। ये बताने के बावजूद ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें पैसे दिए हैं। एक लड़का था हमारे साथ इंटरव्यू में, उसको कंपनी में बिठाया, बहुत गरीब है प्लीज नौकरी दे। मैंने कहा भाई ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। यू कैन से एट द एंड कि आई एम विलिंग टू वर्क, भाई मैं बहुत, आई विल गिव माई 100%, प्लीज कंसिडर मी फॉर द जॉब। सीधा कह दिया कि बहुत जरूरत है, बस नौकरी दे दो कैसे भी। शर्त लगा लीजिए, इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ पे एक नो वर्क एक्सपीरियंस वाला बंदा एमबीए करता है। बिजनेस मैनेजमेंट कैसे सीख लोगे जब बिजनेस में ही कभी काम नहीं किया। एमबीए 30 से 35 साल का एक पर्सन बाहर करता है, इंडिया में 23-24 साल का बंदा करता है जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन। बीबीए करी, एमबीए, बीटेक करी, एमबीए। क्यों? क्योंकि उसकी नौकरी नहीं लग रही। तो सैलरीज आर नॉट लो इन इंडिया, द स्किल इज लो। वो लोग हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की वजह से उनके पास जॉब ऑफर्स थे, उन्होंने वो जॉब छोड़ के 3 साल, 4 साल, 5 साल, इवन 10 साल लगाए गवर्नमेंट एग्जाम्स के पढ़ने के लिए। और उस टाइम आप खाली बैठ के जब प्रिपेयर कर रहे हो, आपकी डिग्री हो गई 0, आपका वर्क एक्सपीरियंस हो गया 0, और अब आप इंटरव्यू के लिए बैठेंगे तो आप उनको क्या बोलेंगे? क्या करा था हमने 5 साल? हम गवर्नमेंट के लिए पढ़ रहे थे। मतलब आज के टाइम पे अगर कोई 30 साल का बंदा जिसने गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर किया है और 18 साल का लड़का, ही इज ऑन द सेम लेवल। दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स बहुत ज्यादा हैं, कोटा में भी थे। वहाँ पर ज्यादातर बच्चे बिहार से आ रहे थे, बिहार उत्तर प्रदेश से आ रहे थे, और पढ़ाने वाले भी बिहार उत्तर प्रदेश से आ रहे थे। तो हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा था कि भाई मुझे लगता है वो एक एरिया था जिसमें बिहार, दिल्ली, मुंबई के टीचर्स को बुला के अपने यहाँ नौकरी दे देता। इतना स्टूडेंट है वहाँ पे, ऑब्वियसली जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो उनको ट्रेन करने के लिए अगर ये 500 टीचर्स वहाँ चले जाते तो वहाँ बन जाएगा, वहाँ बन जाता। लेकिन ये क्या हुआ, और वहाँ की पॉलिटिकल क्लास ने भी ये नहीं सोचा कि कम से कम हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा ले अपने यहाँ। बिहार के बच्चे मेरे पास ऐसे भी आ रखे हैं जो मेरा यूट्यूब चैनल देख के ट्रेन पे वो आ गया बिना घर पे बताए, एंड ही सेड कि सर मेरे पास बस 5,000 रुपए हैं, ये मेरे पास टोटल है। मैंने कहा भाई ये तो कोर्स की फीस भी इससे ज्यादा है, तो तुम अभी पीजी कैसे कराओगे अरेंज? तो ही सेड कि सर वो हम देख लेंगे। तो मैंने कहा कहाँ देखेगा, हाउ विल यू डू इट? He said नहीं वो हम स्टेशन पे सो जाएंगे। I said what do you mean स्टेशन पे? कौन से स्टेशन पे? कहता है रेलवे स्टेशन पे सो जाऊंगा मैं। And now he is working in a very good company, मतलब अभी तो उसका 35-36,000 का पैकेज है। लास्ट टाइम किसी सोलर कंपनी में काम कर रहा है। और 50 करोड़ के लिए I went to वेंचर कैपिटलिस्ट ऑल्सो। तो मैंने फंडिंग के लिए ट्राई किया और बहुत जगह ट्राई किया। दे सेड कि अगर 50 करोड़ हम लगाना चाहते हैं, आज का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी समझिए आप। स्टार्टअप इकोसिस्टम ये चाहता है कि अगर 50 करोड़ वो लगा रहे हैं तो वो सारे का सारा मार्केटिंग में लगेगा। देखो उन्होंने जैसे बायजूस को फंड किया, तो उन्होंने बायजूस में पैसा पंप किया कि अब आप इतना पैसा 5,000 करोड़ की फंडिंग दे दी तो आप 50,000 करोड़ हमें कमा के दीजिए। एंड उस चक्कर में क्या होता है कि एजुकेशन में एक और सबसे बड़ी चीज है, यू कैन नॉट सेल एजुकेशन। आप अगर बेचने पे आ गए तो आपका गया स्टार्टअप। बायजूस का आईपीएल से क्या मतलब? आप पढ़ा रहे हो K-12, मतलब केजी से लेकर 12 तक के बच्चे, वो तो आईपीएल देखते भी नहीं है, देखना भी नहीं चाहिए उन्हें। इट्स एनीवे
बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया। तबाही है, तबाही। दे आर प्रमोटिंग अ कंपनी विच इज बेटिंग। वो बेटिंग ऐप के यूजर स्टॉक मार्केट के यूजर से ज्यादा हैं। 10-10, 20-20 रुपए सब लगा रहे हैं। आई मीन व्हाट इज द यूथ डूइंग? आज के लोग क्या कर रहे हैं? 99 रुपए में तो यूडेमी से कोर्स मिल रहे हैं फ्री। आप 100 रुपए बेटिंग ऐप से अच्छा आप यूडेमी का कोई कोर्स देख लो, उससे कुछ कर लो, कुछ तो होगा। वर्स्ट केस में चलो कुछ भी नहीं होगा, बेटिंग से तो अच्छा ही है। एक ऐसे दौर में जब भारतीय नौजवानों के लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये मानी जाती है कि वो भारत छोड़ने में कामयाब रहे, ऐसे में आपने न सिर्फ ये इंजीनियरिंग करके यहाँ रहने का ट्राई किया और ये भी तय किया कि जितने ज़्यादा नौजवान भारत में बचे रह जाएं और जो कुछ उन्होंने भारत में सीखा है वो भारत के काम आए। ये ख्याल आपको कहाँ से आया? ये बहुत बोल्ड है ये सोचना। पहले तो अपना ही रोज़गार बन जाए और फिर सबको रोज़गार देना है। तो मुझे बताइए अक्षित मखीजा, आपका थॉट प्रोसेस क्या है और आप ये कैसे कर रहे हैं? थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। मैम, थॉट प्रोसेस बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है एंड एक्चुअली सिंप्लिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस लैंडस्केप कि किसी ने पढ़ाई करी है तो ऑब्वियस सी बात है। पहले जब जैसे हमारे कॉलेज में जिस दिन हमारा फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन हुआ था तो उन्होंने बोला कि भाई अब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो हमें लगा यार हम तो इतने अच्छे कॉलेज में चले गए तो अब तो हमारा काम हो गया। आई डेंट अंडरस्टैंड वॉट ही वॉज ट्राइंग टू से कि भाई अब आपकी जर्नी स्टार्ट होने का मतलब अब तो मेहनत करना स्टार्ट करना है। वी डिडंट नो कि इसके बाद नौकरी का स्ट्रगल भी इतना बड़ा रहेगा। नौकरी लगने के बाद अगर लग जाए, एक तो वैसी नौकरी लोगों की लग नहीं रही है, उसके बाद लगने के बाद भी ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो इस चीज़ को समझा कि रेलेवेंट क्या है एग्जैक्टली। एंड इंडस्ट्रीज से भी जब हम बात करते हैं, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा शॉर्टेज मैन पावर की, स्किल्ड मैन पावर की, देयर इज एन एक्सट्रीम शॉर्टेज इन इंडिया। लोगों को लगता है कि नौकरियां नहीं हैं। मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि इतनी नौकरियां हैं कि देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ जॉब्स। एंड अगर स्टूडेंट से बात करें तो वो कहते हैं कि नौकरियां नहीं है, हमें तो इंडस्ट्रीज ही नहीं मिल रही है, इंटरव्यूज हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें इसको बस प्लग करना था कि ऐसी चीज़ कराएं जिससे नौकरी लग जाए, इंडस्ट्रीज को लोग मिल जाए और लोगों को नौकरियां मिल जाए। इट्स अ वेरी सिंपल फिलॉसफी एंड उसी को फॉलो करते करते वी हैव अ प्लेसमेंट रेट ऑफ मोर देन 97% कि हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो उसकी जॉब लगती ही लगती है। एंड वो सिंपल फिलॉसफी पे बेस्ड है कि भाई जो करा रहे हैं वो रिलेवेंट है और उससे डायरेक्टली वहाँ पे एक स्किल गैप है, उसको हम फिल कर रहे हैं। दैट्स इट। अब थोड़ा और डिटेल में समझाइए कि ये जो आपने बात कही इसको अनपैक करिए कि वो जो लोग जिनको अपने यहाँ कर्मचारी चाहिए, ट्रेंड वर्कफोर्स चाहिए, वो और जो ये अनट्रेंड लेकिन डिग्री याफ्ता फोर्स है, इन दोनों को मिलाते कैसे हैं? आप क्या करते हैं? क्या स्किल डेवलपमेंट कैसे होता है और वो लोग आपको अप्रोच कैसे करते हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री, हाउ दे अप्रोच यू। ओके, तो जो हमारा स्किल डेवलपमेंट है, सो बेसिकली माय कंपनीज नेम इज़ RVM CAD। हम इंडस्ट्रियल कोर्सेज कराते हैं। ओके, हमारा एक बहुत स्पेसिफिक नीश है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या कंस्ट्रक्शन का जो इंडस्ट्री है, सिविल इंडस्ट्री, इसमें लोगों की नौकरियां लगाते हैं। इसी से रिलेटेड लोगों को हम कोर्सेज सिखाते हैं। मतलब वी डोंट टीच फोटोग्राफी, वी आर नॉट इनटू फैशन डिज़ाइन, हम हॉस्पिटैलिटी का कुछ नहीं करा रहे। हम प्योरली मैकेनिकल के जो कोर्सेज हैं, जैसे डिज़ाइन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या फिर सिविल के अंदर भी डिज़ाइन हो गया, स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया, ये सब चीज़ें हम सिखाते हैं। आउटरीच के लिए आई एम क्वाइट पॉपुलर ऑन यूट्यूब। मेरे ऑलमोस्ट 1 लाख फॉलोअर आई थिंक कल परसों हो जाएंगे। एंड या थैंक यू। एंड इंस्टाग्राम पे भी वी हैव अ लॉट ऑफ ऑडियंस जिनको हम बहुत कंटेंट देते हैं जो उनके लिए हेल्पफुल होता है। वो चीज़ें कराते हैं जो कॉलेजेस में करानी चाहिए, बट आई डोंट नो क्यों नहीं करा रहे हैं। वी आर टीचिंग ऑल दो स्किल्स टू पीपल and industries also contact us in the same way because we are very popular on social media और हम चार्ज नहीं करते, हम कोई कमीशन नहीं लेते जॉब्स के लिए। तो जब फ्री में मैं लोगों को, इंडस्ट्रीज को, बाय द वे $1 बिलियन से बड़ी इंडस्ट्री है सिर्फ मैन पावर प्रोवाइड करने की इंडिया में। मतलब अगर किसी बड़ी इंडस्ट्री की बात करें जैसे महिंद्रा है, तो वो शॉप फ्लोर पे जब असेंबली लाइन पे लोगों को लेती है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कंपनी पे लेती है कि जिसको वो 100 लोगों की डिमांड दे देती है और वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कंपनी जो है वो लेबर दे देती है, महिंद्रा या ऑल बिग कंपनीज, की आप इन लोगों से जो ब्लू कॉलर काम है, असेंबली होगी, वेल्डिंग होगी, ये सब आप इनसे काम कराइए। और महिंद्रा जैसी कंपनीज या बड़ी कंपनीज जो हैं वो सब इन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कंपनीज को पैसा देती है कि आप ये लोग लेके आइए।
तो जैसे हमने पुणे में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला, तो वहाँ की जितनी भी हायरिंग हो रही थी डिज़ाइन की, दे आर डूइंग इट थ्रू थर्ड पार्टी, मतलब डायरेक्ट हायरिंग तो उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे होती है। जब हम आए तो हमने कहा हम तो आपको फ्री में देंगे। तो पुणे की सारी इंडस्ट्रीज हमारे पास आ रही है इंटरव्यूज लेने के लिए, बिकॉज हमको चार्ज ही नहीं कर रहे, अनलिमिटेड बच्चों के इंटरव्यूज कराते जा रहे हैं, और जो भी सैलरी लगती है हमें उससे, मतलब वी जस्ट वांट टू नो कितनी सैलरी लग रही है, बट हमारा उसका कोई परसेंटेज बेसिस का कोई सिस्टम नहीं है। इट्स अ डायरेक्ट, लाइक वी आर जस्ट कनेक्टिंग देम टुगेदर, दैट्स इट। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं जिनके स्किल डेवलपमेंट आप करा रहे हैं, ये लोग कौन है, ये कितना पढ़े लिखे होते हैं, कहाँ से आते हैं ये? आप, मतलब मेरा कहने का मतलब है, ये आप कॉलेजेस से उठाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस से उठाते हैं, या +2 के बच्चे हैं, नौजवान हैं, कौन लोग हैं ये? हमारे 10th पास से लेकर एमटेक ग्रेजुएट्स वाले सारे स्टूडेंट्स हैं। अगर मेरे कोर्सेज जो हैं जो बिल्कुल ब्लू कॉलर जॉब्स के हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के कोर्सेज हैं, तो ये सब 10th पास 12th पास ITI है, और ये डायरेक्टली हमारा सब आते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू एनी कॉलेजेस फॉर सेमिनार्स। ये सब स्टूडेंट्स हमारे पास खुद हमें कॉन्टैक्ट करते हैं और हमारे पास आते हैं और कोर्सेज करते हैं, और फिर हम उनकी जॉब लगवाते हैं। जो बात होती है बीटेक की या एमटेक ग्रेजुएट्स, दे आर ऑल्सो कमिंग, और सारे एक ही पर्पज से आ रहे हैं, नौकरी के लिए। तो लैंडस्केप है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। 10 साल 15 साल पहले जो कोचिंग सेंटर्स थे, वो इसलिए, जो भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स थे, लोगों को डिसाइड करना होता था कि अच्छा चलो कोई काम नहीं है तो चलो कुछ सीख लेते हैं। तो पेरेंट्स कहते थे चलो जाके आप टैली का कोर्स कर लो, आप वीडियो एडिटिंग सीख लो, आप डिज़ाइन सीख लो, मशीन सीख लो। अब वो लैंडस्केप नहीं रह गया, हमने उसको चेंज कर दिया है। हम कोर्स सजेस्ट करते हैं, स्टूडेंट आता है सिर्फ कि हमारी नौकरी हमारे डोमेन में लगवा दो। आपका बेसिस क्या होता है सजेस्ट करने का? आप मार्केट में जो डिमांड है, जिस तरह के जॉब्स हैं, उनको आप देखते हैं, या बच्चे का एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, उसका इंटरेस्ट, ये सब भी देखते हैं, या इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन बनता है? देखिए, एक बीटेक इंजीनियर है जिसकी जॉब नहीं लगी है, पहले तो एक ही बहुत बड़ा इशू है कि बीटेक उसने करी है, ही इज एन इंजीनियर, तो उसकी जॉब लगी क्यों नहीं है? जॉब तो लगनी चाहिए। अब वो मेरे पास आया, अब जॉब, 2 केसेस आते हैं, या तो जॉब ही नहीं लगी है, या वो ऐसे काम कर रहा है जो बीटेक के मतलब का काम ही नहीं है। जैसे बीटेक के लड़के आजकल असेंबली में काम कर रहे हैं। असेंबली इज अ प्रॉपर ब्लू कॉलर जॉब, जिसके अंदर 12th पास या 10th पास एलिजिबिलिटी होती है। आज के टाइम पे इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स की मैं बात कर रहा हूँ, या सिविल इंजीनियर्स की, या साइट सुपरवाइजर का काम कर रहे हैं, असेंबली का काम कर रहे हैं। तो वी आर अपस्किलिंग देम कि यार अगर तुमने इंजीनियरिंग करी है, 4 साल लगाए हैं, तो आपको एटलीस्ट अपने लेवल, अपने स्किल लेवल के हिसाब से, एजुकेशन लेवल के हिसाब से स्किल लेवल भी आपको अपना करना पड़ेगा। तो एक इंजीनियर के लिए स्किल क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस, जैसे कैड हो गया, तो वो कैड सीखने के लिए हमारे पास आते हैं, एंड उसकी हम कैड में ही नौकरी लगवाते हैं, बिकॉज नौकरियां बहुत है। नौकरियां बहुत हैं। हाँ, नौकरियां, सी अगेन, नौकरियों की कोई कमी नहीं है। मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मुझे एक अकाउंटेंट हायर करना था, एंड आई टोल्ड माय HR टीम कि भाई मुझे आप ट्रेन्ड अकाउंटेंट जिनका एटलीस्ट बीकॉम है या प्रेफरेबली एमकॉम डिग्री है, वर्क एक्सपीरियंस है, ये लोग आप मेरे पास लाइए, आई विल नॉट टेक फ्रेशर्स। शी सेड ओके। मेरे पास एक कैंडिडेट आई, शी डिड बीकॉम एंड एमकॉम, एमकॉम मतलब मास्टर्स लेवल पे कॉमर्स कर रखी है, एंड शी डिड अ कोर्स ऑन GST एज वेल। कहीं से कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा था, स्पेशलाइजेशन कर रखी थी। आई टोल्ड हर चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने कहा मजाक वाला क्वेश्चन है तो 1 मिनट में आंसर दे देगी। आई सेड ये 100 रुपीज का एक प्रोडक्ट है, फाइनल प्राइस है, इस पे 18% GST लगा हुआ है, तो कितना GST हो गया? शी सेड सर 18, एंड आई सेड कि 18, हाँ आपने बोला ना 18%, आई सेड फाइनल प्राइस है 18। तो उसने कहा नहीं सर, मतलब 92 + 18 इज, सॉरी 82 + 18 इज 100। तो आई सेड कि आप एक बार फिर भी सोच लीजिए कि इस पे GST लगा हुआ है। आई हैड टू एक्सप्लेन हर 10 टाइम्स एंड शी कुड नॉट आंसर दैट क्वेश्चन। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो एमकॉम है। देन आई आस्क्ड हर कि ये एमकॉम आपने, कहती सर ये तो मैंने नॉन अटेंडिंग में किया था। अब नॉन अटेंडिंग की भी डिग्रीज का मैं आपको बताऊंगा कि कितना बड़ा इशू है, कि अभी presently I think 60-70% mechanical engineering degrees, civil engineering degrees, even MCOM, BA, BCom, they are all non-attending। ये लोग कॉलेज नहीं जा रहे, ये कॉलेजेस को भी पता है, ये इंडस्ट्री को भी पता है, सिर्फ एग्जाम देने जा रहे हैं। आई डोंट नो इनकी अटेंडेंस कैसे लग रही है, बट इंटरव्यू में 1 सेकंड में पता लग जाता है कि ये अटेंडिंग वाला है स्टूडेंट या नॉन अटेंडिंग वाला स्टूडेंट है। अक्षित, ये बहुत बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं कि इस तरह के फील्ड से आने वाले जो जिसमें एप्लीकेशन बेस्ड जो स्टडी होती है, उसमें नॉन अटेंडिंग कैंडिडेट्स आ रहे हैं, और वो ये इतनी बैक कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं कि 100 रुपए का प्रोडक्ट है,
18% जीएसटी दिया है, तो Exactly. प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है? यस वो नहीं कर पा रहे, उसने 100 का 18% करके 18 मुझे आंसर दे दिया। एंड आई सेड मैं इतना इजी क्वेश्चन आपको क्यों दूंगा, मतलब अगर इतना भी इजी नहीं होगा ना, इजी तो था, मुझे लगा एमकॉम के हिसाब से बहुत इजी है, बट इट वाज एक्चुअली बेसिक्स। जैसे अब मैकेनिकल इंजीनियर के इंटरव्यूज है, मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके इंटरव्यूज देखता हूँ, वी आर अपलोडिंग अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज ऑन यूट्यूब। हम सिर्फ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज डालते हैं कि भाई किसी ने कोई सवाल गलत दे दिया, कैमरा लगा हुआ है, हम क्यों उसको यूट्यूब पे डालें। बट मैं जब बैठ के इंटरव्यूज देखता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर है, दे कैन नॉट टेल कि भाई डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में क्या फर्क है। वर्नियर कैलिपर एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, पहले दिन आना चाहिए उसको वर्नियर कैलिपर नहीं पता, थर्ड एंगल नहीं पता, मतलब दीज आर 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं। एलिमेंट्री क्वेश्चंस। 1 इंच में कितने mm है, आधे इंजीनियर्स आज के टाइम पे उसका आंसर नहीं दे सकते। तो इतना ज्यादा स्टैंडर्ड जो है वो गिर गया है आज के टाइम पे, जो एजुकेशन डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, कि उसकी रेलेवेंसी है ही नहीं। कंपनीज बहुत ज्यादा परेशान है, बिकॉज आई टॉक टू दीज कंपनीज ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। मेरे पास मेल्स आती है लंबी लंबी कि आपके कैंडिडेट्स को ये सब चीजें नहीं पता, देन हम उनको ट्रेन करके किसी तरीके से और इंटरव्यूज करवा के कहीं ना कहीं एंट्री दे देते हैं। बट आई एम वरीड कि मैं 2-3 महीने में किसी का क्या ही कर दूंगा। तो अच्छी थी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि बेसिक नहीं आता उसको अपने सब्जेक्ट का, जो उसका कोर सब्जेक्ट है। तो कोर सब्जेक्ट की पढ़ाई, इसका मतलब बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो चुकी है हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा बुरे हाल हैं और फिर यही लोग शिकायत कर रहे हैं कि की जॉब्स जॉब नहीं है। या दैट्स द थिंग, कि जो आपकी बेसिक चीजें हैं, आप हाई लेवल तो दूर की बात है। जैसे मैं देखो, मैं अपनी डिग्री की बात ज्यादा करूंगा, बट उससे आइडिया लग जाएगा, पीपल विल बी एबल टू कोरिलेट, इंटरपोलेट कर लेंगे कि भैया क्या बोल रहे हैं। जैसे मैकेनिकल डिग्री है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है आउटडेटेड, आज के टाइम पे जो कॉलेजेस पढ़ा रहा है इट इज आउटडेटेड, वो गया वो जमाना। उसमें लेथ मशीन अभी भी करा रहे हैं। एक मैकेनिकल इंजीनियर को लेथ मशीन आप क्यों कराओगे? उसकी जगह ऑटोमेटेड सीएनसी मशीन आ गई है, और आज के टाइम पे तो वो भी ऑटोमेट होके डायरेक्ट एआई से, रोबोट से चलने लग गया है। आप लेवल 3 के बजाय लेवल 0 पे बैठे हो आज। बिट्स पिलानी, आई एम फ्रॉम बिट्स पिलानी, एंड हमें भी लेथ कराया था। और जो मशीन है सीएनसी वीएमसी की, वो हमें नहीं कराई, प्रैक्टिकल थी। कॉलेज पे मशीन्स हैं, हमारे कॉलेज में 5 एक्सिस मशीन है, जो मेरे पास भी नहीं है आज। आई कैन नॉट अफोर्ड इट। 70 लाख रुपए की मशीन है, माई कॉलेज हैज इट, हमें नहीं चलाने को दिया। और वहाँ के जो हमारे जो लैब इंस्ट्रक्टर्स थे, उनको भी नहीं आता था। दे डोंट नो हाउ टू डू कैम प्रोग्रामिंग। तो मतलब सामान है, फंडिंग है, सब कुछ है आपके पास, और आप उसको करा नहीं रहे हो, आप उसको रेलेवेंसी वाली चीजें नहीं करा रहे हो। आई डोंट अंडरस्टैंड। और ये तो टॉप कॉलेजेस के हाल हैं। तो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जहाँ अटेंडेंस फर्जी लग रही है, जहाँ पे नॉन अटेंडिंग में डिग्रियां बांटी जा रही है, किसी तरीके से पेपर क्लियर कराए जा रहे हैं, तो व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट वी आर गेटिंग? तो फाइनल प्रोडक्ट 0 है आज के टाइम पे। देखिए, ये कितना बड़ा खुलासा हो रहा है हम लोगों के सामने कि इंजीनियरिंग कॉलेज जो इतनी प्रीमियम फीस लेते हैं और इतना पैसा खर्च करते हैं अपनी रेपुटेशन को आगे बढ़ाने के लिए, पब्लिसिटी में बड़े बड़े होर्डिंग्स, पूरे हर हाईवे पे आप देखिए Yeah. इंजीनियरिंग कॉलेज के होर्डिंग्स लगे हुए हैं, और वहाँ का प्रोडक्ट ये है। तो ये बताइए कि एक तो इंजीनियरिंग कॉलेज के ये शिकायत होती है, जब मैंने इससे पहले भी कुछ लोगों से बात की, तो उनका ये कहना है कि यूनिवर्सिटी सिस्टम में हमारे यहाँ अपडेट करने के लिए सिलेबस को इतना लंबा प्रोसीजर है Yes. कि आज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का कोई अपडेट डाला है, तो 3 साल के बाद आपको यूनिवर्सिटी जवाब देगी। 3 साल में इंडस्ट्री मूव ऑन कर जाती है, वो किसी और Exactly. चीज़ पे, वहाँ पर ये भी ऑब्सोलीट हो जाता है। तो ये जो गैप है, सरकारी पना जो है, जो रेड टेपिज्म है, ये इस गैप को कैसे ख़त्म किया जाएगा कि जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट की उसके साथ ही हमारी एजुकेशन कॉम्पीट करे उसके साथ, बल्कि आगे की बात करे। एक चीज़, दूसरी बात ये कि आपने कहा कि मशीन्स पर काम नहीं करने दिया गया, प्रैक्टिकल नहीं होने Yes. दिया गया। जिन लोगों के हाथ में वो मशीन आई, उनको भी नहीं आता है। Yes. तो मशीन ऑपरेट करने की स्थिति में हम नहीं आ पा रहे हैं, हम मशीन बनाने की स्थिति में कब आएंगे? वो तो एक मशीन का ही मैं बता देता हूँ। इंडिया में कोई मशीन नहीं बनती। सीएनसी वीएमसी की जो मशीन्स हैं इंडिया में, जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं आज के टाइम पे, वो असेंबल कर रहे हैं। सारी चीज़ें बाहर से आती है। जापान से कंट्रोल आता है, जर्मनी से कंट्रोल आता है, साउथ कोरिया से कंट्रोल आता है। साउथ कोरिया कितना बड़ा है? हरियाणा जितना बड़ा होगा शायद साइज में। वो लोग एक सीएनसी का पूरा कंट्रोल बना रहे हैं। इंडिया इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ लोग हैं,
और एक कंट्रोल किसी भी मशीन का, गाड़ियों की जो ECU की चिप है आज के टाइम पे, महिंद्रा की मैं बात करता हूँ, एक गाड़ी आई है बहुत फेमस BE6E के नाम से, अमेजिंग कार, देखने में एकदम ऐसा लगता है कि सुपर कार है। उसकी बैटरीज चाइना की BYD कंपनी की है, ये लोगों को नहीं पता, मेड इन इंडिया है। देयर इज नथिंग मेड इन इंडिया इन दैट, बिकॉज उसकी बैटरीज, उसका जो ड्राइव ट्रेन है, उसकी जो पूरी किट है वो बाहर से आती है, और उसका जो आउटर शेल है वो सब महिंद्रा ने डेवलप किया है। दैट्स द रियलिटी। तो मतलब कार डिजाइनिंग अच्छी है महिंद्रा की बस। इट्स वेरी गुड, मतलब दे हैव डन रियली गुड वर्क इन इंजन्स, बट जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इंजन तो 100 साल पहले से बन रहा है। इंजन तो 1900, आई थिंक मर्सिडीज बेंज ने 100 साल पहले 1800 समथिंग में ही बना दिया था, वो तो 110-20 साल हो गए ना। अब जो लेटेस्ट चीज है ईवी की, वो तो कुछ भी नहीं बन रही है। बैटरी टेक्नोलॉजी में देयर इज नथिंग हैपनिंग, क्योंकि हम बेसिक, जैसे आपने कहा कि मशीन चला नहीं पा रहे, तो बनाएंगे कैसे? दैट्स द थिंग। अब क्यों नहीं कर पा रहे मशीन? अब मैं बात करता हूँ एम्प्लॉयबिलिटी की। ये आंसर, एम्प्लॉयबिलिटी के अंदर इंडिया के 5% लोगों पे एक्चुअल स्किल्स ट्रेनिंग है, ये ऑफिशियल डेटा है, मेरा डेटा नहीं है। और 9% अनऑफिशियल इनफॉर्मल ट्रेनिंग है। इनफॉर्मल ट्रेनिंग मतलब इंडिया में क्या होता है, बहुत जगह छोटी, जैसे फैक्ट्री है, काम चल रहा है, कोई भी काम चल रहा है, मैं कह रहा हूँ लेदर इंडस्ट्री में काम चल रहा है, मशीनरी का काम चल रहा है, पंखा रिपेयर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसमें क्या होता है, छोटे भाई को लगा दिया कि चलो तुम भी सीख लो। वो हाथ करते करते, हाथ लगाते लगाते वो भी उस्ताद छोटू वो relationship। एग्जैक्टली वो हर लेवल पे इंडिया में चलता है और लोग सीख जाते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट नहीं है, बट वो काम सीख जाता है। तो ऐसे 9% लोग हैं, और जिन्होंने एक्चुअली सर्टिफिकेशन करके कोर्स करा है वो 5% है। तो एम्प्लॉय, जो स्किल्स एम्प्लॉयबल ट्रेनिंग है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग है, वो 13-14% लोगों की इंडिया में है। अब ट्रेनिंग के लेवल की तो चलो बात करते ही नहीं, मैं कहता हूँ 14 के 14% परफेक्ट तरीके से सीखे हैं, जबकि आधे ही होंगे उसमें से भी जो एक्चुअली बढ़िया तरीके से सीखा होगा। 14% इज आर एक्चुअल ट्रेन्ड एम्प्लॉयबल वर्कफोर्स। साउथ कोरिया में कितनी है? 96%। जापान में कितनी है? 75%। तभी तो वो ऐसी चीजें बना पा रहे हैं, चिप्स बना पा रहे हैं, कंट्रोल्स बना पा रहे हैं, क्योंकि 96%, सोचो 96% इज ऑफिशियल डेटा, पीपल कैन कंफर्म दिस। ये सब चीजें मैं प्रिपेयर करके आया हूं पहले, कि अगर बात करनी है तो पॉइंट्स पे करनी है, इधर उधर की बातें नहीं करनी। अब डिग्रीज का आपने पूछा कि कॉलेज में क्या है। कॉलेजेस में बात करता हूँ, जैसे एक यूनिवर्सिटी है नोएडा की, बहुत फेमस, नाम नहीं बताऊंगा पर लोग कमेंट में डाल देंगे। उसका मैंने एक कैटलॉग देखा, कैटलॉग के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उनके 10 सब ब्रांचेस हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में उनके पास 30 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर साइंस की डिग्रीज है। कंप्यूटर साइंस इन क्रिप्टो ब्लॉकचेन, सॉरी, कंप्यूटर साइंस के अंदर डेटा सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस के अंदर उन्होंने क्या कर रखा है कि हर चीज जो लेटेस्ट है उसके ऊपर एक डिग्री बना दी। लोगों को लग रहा है कि अरे कितना जबरदस्त कॉलेज है, कितनी चीजें करा रहा है, अप टू डेट है, ब्लॉकचेन में कंप्यूटर साइंस करा रहा है। अब वो ये नहीं समझते, ये भी एक चीज बताने वाला हूँ, किसी ने बात नहीं करी है इसकी, आई एम टेलिंग यू दैट यूजीसी जो होता है, एक यूनिवर्सिटी को एक सीट्स देता है जी। मैकेनिकल को, एक सीटें, यूजीसी जो है एक यूनिवर्सिटी को एक सीट दे देगा कि आप मैकेनिकल में 90 बच्चे भर सकते हो, राइट। अब मेरे को 90 से ज्यादा और लेने हैं तो कैसे भरूंगा? तो मैकेनिकल में मैं कुछ और डालूंगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन ऑटोमोटिव, समथिंग लाइक दैट। यस। अब आज के टाइम पे ऑटोमोटिव की किसकी जॉब लग रही है? ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग करके किसी की भी नहीं लगती। मेरे पास आते हैं ऑटोमोटिव वाले, एरोस्पेस वाले आते हैं। मैंने उसको बोला तूने एरोस्पेस क्यों ली? सर मुझे इंटरेस्ट है। मैंने किस चीज में इंटरेस्ट है? सर मुझे एरोप्लेन बनाने, मतलब एरोस्पेस में इंटरेस्ट है। आई सेड कौन सी कंपनीज है इंडिया में जो एरोस्पेस में काम कर रही है? उसको पता ही नहीं था, ही डिडंट नो। मैंने कहा चल एक HAL है, एक मैं बता देता हूँ, बाकी एयरबस का हेडक्वार्टर है। क्या एयरबस तेरे कॉलेज में आई थी प्लेसमेंट के लिए? नहीं सर। तो कैसे लगेगी जॉब? सर उसके लिए तो आपके पास आए हैं। आई वाज लाइक तुमने एरोस्पेस करी क्यों है, मुझे ये समझा दो। अक्षित, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हर बच्चे का एरोस्पेस? सपना होता है हवाई जहाज बनाने का है, बट इंडिया में बन तो नहीं रहे ना। डिग्री तो बेच दी आपने, और आपने इसलिए बेची क्योंकि मैकेनिकल में आपके पास सीटें भर गई थी, आपको 90 बच्चे और लेने थे, तो आपने एरोस्पेस ब्रांच खोल दी। अब एरोस्पेस के अंदर 70% मैकेनिकल का ही सिलेबस है, एक्चुअली नॉट 70%, 90% मैकेनिकल का सिलेबस है। एक दो सब्जेक्ट एरोस्पेस के आके उसको एरोस्पेस बना दिया, एक दो सब्जेक्ट और बदलेंगे ऑटोमोटिव बना दिया। ऑटोमोटिव में क्या है? गाड़ियों के बारे में थोड़ा सा, इंजन विंजन कैसे बनता है, बेसिक है मैकेनिकली सेम चीज है, पर उसको ऑटोमोटिव बना दिया। अब वो ना मैकेनिकल के रहते हैं क्योंकि उनको कोर जॉब्स भी नहीं मिल रही, और एरोस्पेस तो है ही नहीं, तो वो कहाँ का रहेगा फिर? ऐसे कंप्यूटर साइंस में
ब्लॉकचेन में कहाँ नौकरियां है? देयर इज नो जॉब फॉर ब्लॉकचेन। और अगर होगी तो वो एलीट कोई इंजीनियर उठाएंगे जो कंप्यूटर साइंस स्टैंडर्ड डिग्री का होगा, जिसने 10 साल ब्लॉकचेन में काम करना स्टार्ट कर दिया था कहीं किसी स्टार्टअप में, वो उसको उठाएंगे। वो कॉलेज का ये फ्रेशर ब्लॉकचेन की जिसने डिग्री करके उसको नहीं लेने वाले। सो बेच रहे हैं बस लोग चीजें, एंड देयर इज नो रेलेवेंसी। ईवी का कोर्स लोग बेच रहे हैं, आई डिड नॉट लॉन्च इट। ईवी की क्या जॉब होगी आज के टाइम पे? मतलब कोई ईवी का कोर्स, सो लॉट ऑफ पीपल आर सेलिंग ईवी कोर्स, क्योंकि अब ईवी आ गया है तो अब हम ईवी का कोर्स बेचेंगे। ईवी का कोर्स करके क्या वो बंदा ईवी बना लेगा घर पे? नहीं। ईवी की कोई डायरेक्ट जॉब आती है? ईवी इंजीनियर तो कोई जॉब ही नहीं है। देयर इज नो जॉब रोल एज ईवी इंजीनियर। अच्छा, देयर इज नो जॉब रोल। ईवी की जो गाड़ियां बन रही है वही मैकेनिकल वाले हमारे पुराने ट्राइड एंड टेस्टेड बंदे हैं जो गाड़ी का फ्रेम बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और केमिकल इंजीनियरिंग वाले एक्सपर्ट जो हैं वो बैटरी केमिस्ट्री पे काम कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल पे काम कर रहे हैं। 5-6 कोर ब्रांचेज ही है जिस पे सब कुछ चलता है। ये ईवी के कोर्स बेचने से ईवी की जॉब नहीं लगती। तो बहुत ज्यादा क्रेजी मिसमैच है। और चलो मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड डिग्री ही कर रहा है, मैकेनिकल कर रहा है, उसमें वैसे ही कुछ नहीं करा रहे, वो आउटडेटेड है। सो एक तो एक्सट्रीम हाईटेक कोर्सेज, हाईटेक डिग्रीज नाम के लिए ग्लैमरस, जिसका कुछ हो नहीं रहा है, और जो बेसिक ब्रेड एंड बटर वाली है उसके अंदर आप कुछ करा नहीं रहे हो, तो बच्चा कहाँ जाएगा फिर? तो उसकी जॉब कैसे लगेगी? ही इज नॉट रेलेवेंट टू द इंडस्ट्री। यार हमारा यूथ नहीं है, यूथ की गलती नहीं है, नहीं है उनकी गलती, बड़ों ने फेल किया है उनको, बिल्कुल। सिस्टम ने, जो इंस्टीट्यूशंस Exactly. हैं उन्होंने फेल किया है। एग्जैक्टली। एंड एज आई वाज आस्किंग यू कि ये जो यूनिवर्सिटी सिलेबस मॉडिफिकेशन जो होता है, अपग्रेडेशन होता है, उसके बीच में और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के बीच में जो गैप है, वहां पर भी कुछ भी कोई आपस में किसी भी तरह का तारतम्य नहीं है। सो ऐसा करने के लिए अब क्या करा यूनिवर्सिटीज का? तो आई डोंट नो द फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज, आई नो द फंक्शनिंग ऑफ वोकेशनल एंड स्किल्ड सेंटर्स, क्योंकि हमारा वही बिजनेस है और हमें पता है कि कंपटीशन में क्या चल रहा है, सरकार की क्या स्कीम है, ऑल दीज थिंग्स। तो मुझे इसकी ज़्यादा नॉलेज है कि उन्होंने क्या करा। ठीक है यार, यूनिवर्सिटी थ्योरी ज़्यादा पढ़ा रही है, प्रैक्टिकल कम है, 4-5 साल ढंग से सब कुछ पढ़ा रहे हैं। बाय द वे 4 साल की डिग्रीज भी कोई रेलेवेंसी आज के टाइम पे रखती नहीं है, चलो वो एक अलग टॉपिक हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है स्किल सेंटर्स बना देते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट की फंक्शनरीज ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च करे, NSDC लॉन्च किया, विच इज़ गुड इन अ वे कि ठीक है लोगों को कोर्सेज में, डिग्रीज में कुछ भी नहीं कराया जा रहा तो कोई बात नहीं, हम अलग से कोर्स करा देते हैं। ठीक है, जैसे बीकॉम वाले को GST कैलकुलेशन का कुछ नहीं पता, उसको GST टैक्सेशन का कुछ नहीं पता, उसको पता नहीं क्या है, आई डोंट नो व्हाट इज इन देयर सिलेबस, बट रियल लाइफ में उनको टैक्स फाइलिंग भी नहीं आती है, वो सब वो CA पे जाके सीखते हैं। तो अब जो हम कहते हैं कि जो डिग्रीज है दोज आर कंप्लीटली वर्थलेस, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली हम कहते हैं कि दे आर कंप्लीटली वर्थलेस, तो उसका ऑल्टरनेटिव फिर आया कि वोकेशनल स्कूल्स जो हैं उसको आप बढ़ावा दीजिए। बाय द वे चाइना इज शिफ्टिंग एक्सट्रीमली एक्टिव इन एन एक्सट्रीम वे टुवर्ड्स वोकेशनल स्कूल्स। चाइना तो कह रहा है कि ठीक है हमें समझ आ गया है कि हम इंडस्ट्रियल हब हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग हब हैं, हमें डिग्री वाले लोगों से कुछ मतलब नहीं है, हमें चाहिए स्किल्ड लोग, एंड दे आर पुशिंग टुवर्ड्स वोकेशनल स्कूल्स। प्री टीन शुरू कर रहे हैं। Yes. चाइना इज स्टार्टिंग प्री टीन्स मैकेनिकल में पहले से ही वो जो काम की चीज है। मतलब चाइना का जो लड़का होगा 20 साल का, वो आज के इंडिया के 30 साल के इंजीनियर जितना उसको इंस्ट्रूमेंट यूज करना आते होंगे, उसको सारे कैड सॉफ्टवेयर आते होंगे, उसको मशीन्स के बारे में सब कुछ पता होगा, उसको टूलिंग के बारे में पता होगा। इनफैक्ट मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें जो एप्पल का जो CEO है, ही वाज सेइंग दैट कि पहले होता था कि चाइना लोग जाते थे सस्ती चीज़ों के लिए कि सस्ते में बन जाएगा। ही सेड कि चाइना इज सो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कि हर चीज़ का ना एक टॉलरेंस होता है। जैसे मेरा एक फ़ोन है तो उसकी फिट एंड फिनिश की एक टॉलरेंस होती है कि कितना परफेक्ट वो बन सकता है। तो वो ही सेड कि हमारा जो आईफोन है वो इतना परफेक्ट है, उसके अंदर इतनी टाइट टॉलरेंसेज है कि US में ऐसी टूलिंग ही नहीं है, वो बन ही चाइना में सकता है। चाइना वालों ने ऐसी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स बना रखी है, ऐसी टूलिंग्स, ऐसा प्रिसीजन है, उसके लिए जिग्स एंड फिक्सर्स यूज आते हैं, उनके पास ऐसे फिक्सर्स हैं कि ये वही बना सकते हैं। तो उन्होंने सस्ते से शुरू करके अब इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि इवन इन क्वालिटी इट्स अनमैचेबल, इट्स अनबीटेबल। और चाइना हमारा फेटिश है, हम हर बात में चाइना से आगे निकलना चाहते हैं, कॉम्पीट करना चाहते हैं। वी कैन नेवर गेट अहेड ऑफ चाइना, वी कैन ओनली बी इंस्पायर्ड बाय इट। मैं कहता हूँ अब आगे वाला तो छोड़ दो, आप उसको एक you can probably imbibe their work culture and देखिए कि भाई exactly how they're able to do things so well। क्योंकि कंपटीशन की तो बात ही नहीं है,
इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू। अभी तो वियतनाम इज, जब मैन्युफैक्चरिंग का मुझे पता है, आई एम जो फोर्ड की जो मोस्ट ऑफ द कार्स मेड इन फोर्ड, मेड बाय फोर्ड आर मेड इन थाईलैंड। विनफास्ट एक कंपनी है, अमेजिंग इलेक्ट्रिक कार्स देर मेड इन वियतनाम, तो दे आर वेरी वेरी गुड इन मैन्युफैक्चरिंग। तो हमें कैचअप करने के लिए वी नीड द एग्जैक्ट स्किल्स जो इंडस्ट्री को चाहिए, और वो स्किल्स शुरू से दे के उसको एक अच्छे लेवल पे उसको कराना, प्रैक्टिकल देना स्टार्ट करो, ताकि वो इंडस्ट्री के लिए रेडी हो जाए। दैट्स व्हाट वी नीड राइट नाउ। ये जो पूरी बीमारी आपने बताई है हमारे यहाँ इंजीनियरिंग सेक्टर की, आप खुद इंजीनियर हैं, ठीक है, आपके बैच के कितने बच्चे आपकी तरह सोच रहे हैं, कितने इस पर काम कर रहे हैं, क्या हो वो रहा है ही नहीं इंडिया में। आपका बैच इंडिया में नहीं है? बैच ही इंडिया में नहीं है, मैं क्या मैं अगर अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करूं तो लिंक्डइन पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंडिया में बैठा है। 10% लोग इंडिया में हैं, 90% बाहर चले गए। मेरा आज के टाइम पे, और मैं अपनी मैकेनिकल की बैच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल मेरा इंजीनियरिंग, जिस 2014 में जब हम इंजीनियरिंग में 650 बच्चे बिट्स में गए थे हमारे कैंपस में, 650 में से शायद 600 लोग अभी बाहर हैं। दे आर ऑल आउटसाइड। बिट्स पिलानी के 2018 बैच के ज्यादातर बच्चे भारत छोड़ गए। मोर देन 80-85%। मोर देन 80-85%। मेरा तो पूरा बैच, मेरा तो फ्रेंड सर्कल ही बाहर चला गया। देयर इज नो वन हियर एक्सेप्ट मी। वो सब बाहर चले गए, एंड उनका 3rd-4th ईयर से ही पूरी प्लानिंग थी कि एटलीस्ट हमें तो कुछ आता है। उन्हें एक प्राउड वाली फीलिंग थी कि चलो 90% देश को कुछ नहीं आता, बट हम तो एलीट हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ क्या सैलरी है, यहाँ का MS की क्या वैल्यू है। दे वर प्रिपेयरिंग फॉर GRE, GMAT एंड ऑल दीज थिंग्स साइमल्टेनियसली। GRE इज द एग्जाम जो इंजीनियर्स देते हैं बाहर जाने के लिए। तो 4th ईयर के स्टार्ट में ऑलमोस्ट सारे हमारे बैच का GRE स्कोर आ गया था। उन्हें पता था, वो एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी थी उन्होंने। दे वर अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटीज and they were getting offers from universities कि, and they all went to US, mostly they went to US। जो top tech talent है वो US जाता है। हमारे तो इंजीनियर्स टिकते ही नहीं हैं। जो भी टॉप टैलेंट है उनको बाहर जाना है। अरे अभी तो ग्रे एंड ब्लू कॉलर को भी बाहर जाना है। मेरे पास जितने भी ग्रे एंड ब्लू कॉलर वाले जॉब वाले आते हैं, उनका पहला होता था, जैसे 5 साल पहले की बात करूं तो मेरे पास जैसे 70% यूपीएन बिहार के स्टूडेंट्स हैं। एंड यूपीएन बिहार वालों की अगर मैं बात करूं, एक्सट्रीमली करेजियस। जितना मोबिलिटी का उनमें दम है वो किसी में भी नहीं है। बिहार के बच्चे मेरे पास ऐसे भी आ रखे हैं जो मेरा यूट्यूब चैनल देख के ट्रेन पे वो आ गया बिना घर पे बताए, एंड ही सेड कि सर मेरे पास बस 5,000 रुपये हैं, ये मेरे पास टोटल है। मैंने कहा भाई ये तो कोर्स की फीस भी इससे ज़्यादा है, तो तुम अभी पीजी कैसे कराओगे अरेंज। हमारे मतलब ऑलमोस्ट 50% बच्चे पीजी में रहते हैं, बाहर से आते हैं सारे। सो ही सेड कि सर वो हम देख लेंगे। तो मैंने कहा कहाँ देखेगा, हाउ विल यू डू इट। ही सेड नहीं, वो हम स्टेशन पे सो जाएंगे। आई सेड व्हाट डू यू मीन स्टेशन पे, कौन से स्टेशन पे। कहता है रेलवे स्टेशन पे सो जाऊंगा मैं। आई वॉज लाइक कि भाई तू कैसे यहाँ कैसे देख के क्या आ गया। कह रहा बस मेरे को कैड में करियर अपना बनाना है। ITI पास स्टूडेंट था, उसकी कैड में एलिजिबिलिटी भी नहीं है। कैड के लिए सिर्फ टॉप टैलेंट चाहिए होता है, बीटेक मतलब मिनिमम बीटेक या डिप्लोमा भी चलेगा, बट ITI वाला नहीं। ही सेड मुझे तो कैड ही करना है। तो फिर मैंने पीजी वाले से बात करी, जो एक संस्था का था, इट वाज सम काइंड ऑफ एन NGO। ही सेड कि हमारे पास कुछ गरीब बच्चों के लिए ऐसे कमरे होते हैं, इसको हम वहाँ दे देंगे। सो आई सेड थैंक गॉड, कहीं तो इसकी लगी। फिर मैंने उसकी पार्ट टाइम एक कंपनी में ऑपरेटर की जॉब लगाई 12,000 रुपये की, कि एटलीस्ट तेरा 8 घंटे का काम करके खर्चा पानी यहाँ पे निकल जाएगा। फिर उसको नॉर्मल बच्चे, जैसे जो बच्चे हैं जो जिनका बेस थोड़ा स्ट्रांग है, 3 महीने में सीख जाते हैं, उसको 5 महीने लगे, पर उसकी कैड में फिर नौकरी लग गई फाइनली। एंड नाउ ही इज वर्किंग इन अ वेरी गुड कंपनी। मतलब अभी तो उसका 35-36,000 का पैकेज है। लास्ट टाइम किसी सोलर कंपनी में काम कर रहा है। तो जो यूपी बिहार वाले स्टूडेंट्स हैं, इनका पहले था एम कि बस नौकरी लग जाए दिल्ली में। अब क्या है कि अब जो दिल्ली में 1-1.5 साल काम कर लेता है, वो कहता है अब हमें बाहर जाना है। तो अब जो मोबिलिटी ब्लू एंड ग्रे कॉलर में मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पहले फर्स्ट स्टेप कि कहीं नौकरी लग जाए किसी क्लस्टर में। जैसे मैकेनिकल के क्लस्टर्स हैं पुणे में, फरीदाबाद में, बेंगलुरु, चेन्नई, गुजरात, 5-6 क्लस्टर्स, दैट्स इट। तो वहाँ नौकरी लग जाए। उसके बाद 2-3 साल काम करने के बाद वो कहते हैं यार यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, अब हम बाहर जाएंगे। तो बाहर अब मिडल ईस्ट एंड ईस्टर्न यूरोप आर द 2 बिग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जहाँ पे इंडिया के बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं। ब्लू कॉलर तो मुझे पता है, लेकिन ये ग्रे कॉलर थोड़ा बताइए क्या। ओके, सो ग्रे कॉलर इज, अगर ब्लू कॉलर में आप टेक्नोलॉजी डाल देंगे तो वो ग्रे कॉलर बन जाता है। तो ग्रे कॉलर जॉब जो है, जैसे कि CNC मशीन एक चलाने की होती है, उसको जो चलाता है
वो ब्लू कॉलर है, क्योंकि वो खड़ा हुआ है। जो उसका ओवरऑल मेंटेनेंस देख रहा है, उसकी प्रोग्रामिंग देख रहा है, मतलब उसका कंप्यूटर का भी काम है और फंक्शनिंग देख रहा है, मशीन उसके की अंदर फंक्शनिंग में देख रहा है, वो ग्रे कॉलर हो जाता है। ओके, इट इज बिट एडवांस। या एंड अब ब्लू कॉलर तो वैसे ही जाने वाला है, उसकी रेलेवेंसी खत्म हो जाएगी। वो मतलब असेंबली लाइन में किसी को खड़े होने की जरूरत नहीं है अब। 2 से 3 साल में ये सब लोग अपनी नौकरी, इनकी नौकरी जाने वाली है, क्योंकि ग्रे कॉलर जो मैं बात करता हूँ, देखिए 3 चीज होती है, ब्लू कॉलर, ग्रे कॉलर, व्हाइट कॉलर। व्हाइट कॉलर मीन्स लाइक अ डॉक्टर, लाइक अ लॉयर, कुर्सी टेबल जो वाला कुर्सी काम। टेबल वाला आईटी वाला बंदा है। एक अगर मैकेनिकल की बात करूं तो उसमें जो कैड का कंप्यूटर पे काम कर रहा है, ही इज द व्हाइट कॉलर गाय। ब्लू कॉलर वो है जो फिजिकल वर्क कर रहा है, बिल्कुल प्रॉपर फिजिकल, जो जैसे इंजन है उसकी असेंबली होती है, कोई भी चीज है, मोबाइल फोन है उसकी भी असेंबली होती है। तो मोबाइल फोन की असेंबली में हजारों लोग खड़े होते हैं लाइन में, वो कन्वेयर पे चलती है, वो एक बैटरी डाल रहा है, एक उस पे कवर डाल रहा है, एक उसके नट टाइट कर रहा है। पर वो 5 साल पहले होता था, अब वो चीज जो है वो रोबोट से हो गई है, तो वो सारा रिप्लेस हो चुका है। अभी ऑटोमेशन जो है, दैट्स द नेक्स्ट बिग थिंग। मैं मैकेनिकल में भी बोलता हूँ, मैकेट्रॉनिक्स इज द नेक्स्ट बिग थिंग, कि ये जितनी भी नौकरियां हैं जो फिजिकल लेबर जिसमें काम हो रहा है, बेसिकली ब्लू कॉलर, अगर वो आर्टिस्टिक नहीं है तो आपकी नौकरी मान के चलिए कि चली जाएगी, मतलब 70-80% नौकरियां फेज आउट हो जाएगी। क्योंकि अगर कारपेंटर की भी बात करूं तो उसके लिए सीएनसी राउटर मशीन्स आ गई है, सारा काम ऑटोमेटेड होता है। जैसे ये टेबल है, इस पे सनमाइका की शीट है, तो उसको पहले हाथ से लगाते थे, अब मशीन में डालते हैं, वो निकल के चिपक के बाहर आती है और उसकी क्वालिटी 1000 गुना बेटर है। तो वो सारी फैक्ट्री ऑटोमेशन में, अब वहां पे जो तो डिजाइन भी कंप्यूटर से ही बन के, वो तो हम ही सिखाते हैं, दैट्स व्हाट वी टीच। तो अब उस फैक्ट्री में जो ओवरऑल मशीन्स को देख रहा है, उनको प्रोग्राम कर रहा है, रोबोट की रिपेयर मेंटेनेंस कर रहा है, वो ग्रे कॉलर वर्कर है, क्योंकि फैक्ट्री में तो फिर भी खड़ा होना पड़ रहा है ना उसको, बट हाई स्किल्ड काम कर रहा है, उसकी नौकरी नहीं जाएगी। बट जो एक्चुअली टेबल पे सनमाइका जो लगा रहा था, जो इंजन की फिटिंग कर रहा था, जो नट टाइट कर रहा था, वो तो नौकरियां 500%, मतलब आई कैन गारंटी कि वो गई। उनको तो प्लान कर लेना चाहिए कि हमें कैसे इससे बचना है, दैट्स द एम। अरे बताइए कैसे बचना है? ग्रे कॉलर पे जाइए, दैट्स द ओनली थिंग। अगर, और इसके अंदर क्या एक हार्श रियलिटी है, अगर आप काम कर रहे हैं जो रिपीटेड है, जिसके अंदर फिजिकल मेहनत लग रही है, दिमाग का यूज नहीं हो रहा है, तो आपको उसको इमीडिएटली, अच्छा ब्रूटल रियलिटी ये है कि अगर मैं मशीन एक असेंबल कर रहा हूं, तो वो किससे रिप्लेस होने वाला है? रोबोट से। तो मुझे वो रोबोट चलाने वाला बनना पड़ेगा, मुझे वही चीज बननी पड़ेगी जिससे लोगों की नौकरियां जाएगी, क्योंकि देयर इज नो अदर वे। इसका मतलब ये हुआ कि आप अभी कोई ब्लू कॉलर वाला अपने 50 लोगों के ग्रुप में जो काम कर रहा है, नेक्स्ट स्टेज के लिए वो इन 50 लोगों से बेहतर हो कैसे हो, इनको कैसे पीछे छोड़ दे और स्किल अपनी एनहांस करके पीछे तो वो तभी छोड़ेगा जब उन 50 लोगों को रिप्लेस करने वाला है तो आदमी बन जाए, या और ज्यादा एलिवेट व्हाइट कॉलर में चले जाएं। जैसे एक मशीन होती है जो चीजें कुछ बनाती है, उससे निकाल के उस बंदे को बाहर रखना है। अब ये कोई काम तो है नहीं, वो 1 लाख बार चीजों को हटा रहा है और निकाल रहा है, इसमें कोई मतलब कुछ उसमें क्रिएटिविटी नहीं है, लॉजिक नहीं है। क्या पता वो बंदा बहुत स्मार्ट हो, बहुत आईक्यू हो, बट उसका तो फिजिकल काम यूज हो रहा है ना। अब अगर वो या तो अपने आप को इतना जबरदस्त ट्रेन कर लें कि उस मशीन को डिजाइन करने लग जाएं, न्यू पार्ट्स को डिजाइन करने लग जाएं, या एटलीस्ट ऑटोमेशन सीख ले कि भाई जो उस मशीन को ऑटोमेट करने के लिए मशीनें यूज आएगी, उनकी रिपेयर मेंटेनेंस, उस ऑटोमेशन करने का कुछ ना कुछ उसके अंदर सीख लें। दैट इज द ओनली वे। अगर वो वही करता रहेगा, रिपीटेड काम, ब्लू कॉलर काम, तो उसकी नौकरी 100% गई, उसको अपस्किल करना ही पड़ेगा। अब मेरा सवाल जो था उसमें से एक बात और, 50 लोगों का ग्रुप है, 50 लोगों में से क्या ये सारे 50 लोग ये करके एब्जॉर्ब हो सकते हैं, या इनमें से 5 ही कर पाएंगे, बाकी ऑब्सोलीट हो जाएंगे? Well, that's a very good question and I think even I cannot answer that properly कि आगे क्या एक्सटेंट तक टेक्नोलॉजी जाती है हमें भी नहीं पता। जो रिक्वायरमेंट है, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है इंडिविजुअल्स की, वो तो कम से कम ही होती चली जा रही है। जितना ज़्यादा हम ऑटोमेशन में जा रहे हैं, उतना ज़्यादा बेसिक आइडिया है इसकी, कम से कम टाइम, कम से कम लेबर में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट, है ना? यस, यही लेबर से तो कोई डील भी नहीं करना चाहता। अब इंडस्ट्रीज की मैं बात बताता हूँ। इंडस्ट्रीज को पहली बात तो बहुत बड़ी दिक्कत है कि हमें लोग नहीं मिल रहे काम के। चलो मैं कहता हूँ काम के लोग मिल गए, अब उनका ईएसआई देखिए, उनका पीएफ देखिए, उनकी छुट्टियां दीजिए, उनकी यूनियन बाजी से टेंशन
लीजिए कि ये लोग काम पे आएंगे कि नहीं आएंगे, फिर उनको इंक्रीमेंट दो, फिर कभी कोई हादसा हो गया तो उनको मेडिकल दो। तो इतनी सारी दिक्कत है कि अगर इंडस्ट्री को मौका मिले कि मैं इसकी जगह रोबोट लगा दूं, वो बिना सोचे रोबोट लगा देगा, बिकॉज पीपल डोंट वांट टू डील विद पीपल इन मैन्युफैक्चरिंग। वो चाहता है कि बस काम होता 50 है। लोग जाके मेरे 5 रोबोट लग जाएं, रातों रात चलते रहेंगे, मेरा कोई काम होता बीमार ना रहेगा, पड़े। कोई बीमार नहीं है, कोई छुट्टियां नहीं, कोई शादी नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई बीमारी नहीं, लाइक देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर एम्प्लॉयबिलिटी की बात करूं तो ये जो 50 लोगों का आपने क्वेश्चन पूछा, इनको अपने फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। दैट्स इट, दैट्स द ओनली वे आउट, देयर इज नथिंग एल्स। सोशल सेक्टर में हम लोग प्रोटेक्शन लॉज जो हैं लेबर के लिए, उसके वीकनिंग की बहुत बातें करते हैं कि वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं। उनके लिए अब कुछ बचा नहीं है। एक इंसान अगर काम करते करते किसी वजह से बीमार पड़ रहा है या हैजार्डस काम में लगा हुआ है और वो बीमार पड़ रहा है, उसका इलाज का दारोमदार इंडस्ट्री नहीं लेना चाहती है। नहीं लेना चाहती, यस, तो वो रोबोट से करवा लेगी। ऑफ कोर्स। उससे अब जो हाई रिस्क इंडस्ट्रीज है उनके लिए तो रोबोट से करवाना बेटर ही, आई थिंक इट्स गुड फॉर ह्यूमंस। हाँ, आई मीन और ऐसा बहुत कुछ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ऐसा बहुत सारा काम है जो माइनिंग से रिलेटेड है, जो और बाकी चीजें जो प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो रबड़ को पिघला रहे हैं पुराने टायर्स को, उससे ज्यादा कैंसेरियस कुछ भी नहीं है। और जो स्क्रैप को जला रहे हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज, क्रेजी, इट्स कैंसेरियस, ऑल ऑफ दैट। तो वहां तो रोबोट आने भी चाहिए। तो आपको अगर जो सीमेंट फैक्ट्री वालों को अपनी नौकरी बचानी है तो वो रोबोट चलाना सीख जाओ, क्योंकि काम तो उन्हें पता है। रोबोट भी अपने आप नहीं चलता, इतनी जल्दी भी कुछ नहीं होगा कि जी रातों रात रोबोट ने सब बदल दिया। उसको चलाने के लिए लोग चाहिए, उसको प्रोग्राम असिस्ट करने के लिए, उसको प्रोग्राम करने के लिए, उसको बताने के लिए। रोबोट को अपने आप तो नहीं समझ आएगा कि क्या करना है। तो व्हाट वी कैन होप फॉर इज कि भाई एटलीस्ट आप अपनी नॉलेज को यूज करिए, उसको एडवांस करने में, उसको ऑटोमेट करने में। दैट्स इट, दैट्स द ओनली वे दैट दे कैन सेव देयर जॉब। और उससे बेटरमेंट भी है, उससे टेक्नोलॉजी देखिए अगर ऐसी जगह आती है जहाँ ह्यूमन रिसोर्स को रिस्क कम होता है, तो आई थिंक दैट्स गुड। पूरी फैशन इंडस्ट्री में जैसे हम जो कॉस्मेटिक्स बनाते हैं उसमें जिस तरह की माइनिंग होती है, माइका होता है, ये सब होता है, तो ये बहुत हजार्डस जॉब्स हैं। ये ज़्यादातर चाइल्ड लेबर से कराए जाते हैं। तो अगर ये किसी दिन रिप्लेस होगा, मशीन्स करने लगी हो, बच्चों की ज़िंदगी बच जाएगी तो ठीक है, लेकिन काम भी बचना चाहिए, सिर्फ ज़िंदगी ना रिप्लेस बचे। करने के लिए ना, इट्स, अब अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत एलीट काइंड ऑफ स्किल है किसी चीज़ को ऑटोमेट करना। क्योंकि अगर लेट्स सपोज आप किसी भी चीज़ को ऑटोमेट करते हो, उसमें मैकेनिकल की भी नॉलेज चाहिए, इलेक्ट्रिकल की भी चाहिए, रोबोटिक्स की भी चाहिए और सॉफ्टवेयर की भी चाहिए। हमारे तो मैकेनिकल इंजीनियर्स को ये नहीं पता कि भाई बेसिक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन, तो वो ऑटोमेट कहाँ से करेगा? तो इसके लिए ये नहीं दैट्स पता। ट्रू। इट्स आपके सामने ऐसे लोग आए? मेनी पीपल, मेरे पास तो बहुत किस्म के लोग आए हैं, वो फोर्स की यूनिट नहीं बता पाते, दे आर इंजीनियर्स, देयर इंजीनियर्स। वो उन लोगों ने बीटेक करी है एंड दे कैन नॉट टेल मी द यूनिट ऑफ फोर्स, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, एक फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, नहीं दे पाते आंसर्स, बिल्कुल नहीं दे पाते। तो ये हमारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स कर क्या रहे हैं? सबसे पहले तो उनके टीचर्स का ही एक चेकअप होना चाहिए कि भाई आपको क्या आता है और आप करके क्या दे रहे हैं। आपको पता है इस देश में माँ बाप अपने खेत बेच के और लोन लेकर के अपनी दुकान मकान बेच करके बच्चों को इंजीनियरिंग करवा रहे हैं, और अगर रिजल्ट ये आ रहा है तो फिर तो ये बहुत ही वो लोग निराशाजनक है। पंजाब में तो इलीगली बाहर भी जा रहे हैं, 50 लाख रुपए लगा के खेत बेच के, दे आर वो 10-15 कंट्रीज को इलीगली इधर उधर टाप के वो फाइनली यूएस एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने मर जाते हैं इस इतना, प्रोसेस में। हाँ, तो वो चीज मुझे अभी तक समझ नहीं आई। मैंने बहुत रिसर्च करने की कोशिश करी कि ऐसा क्या है जो 50 लाख रुपए आपके पास पड़े भी हैं और फिर आप यूएस में जाके वहां स्टोर पे काम करना चाहते हो। मतलब वहां पे तो ऑब्वियसली ब्लू कॉलर जॉब ही मिलनी है, तो कुछ ना कुछ तो बहुत ज्यादा खराब है। कुछ ना कुछ तो, मतलब जो स्किल लैंडस्केप है पंजाब का, वो तो वर्स्ट होगा मेरे ओपिनियन में। दैट इज द वर्स्ट। गुजरात इज द वर्स्ट, उसके बाद पंजाब और हरियाणा आता है। गुजरात से सबसे ज्यादा जाते हैं। हाँ, गुजरात से सबसे ज्यादा जाते हैं, बट जो पंजाब वाले हैं वो तो बहुत इलीगल तरीकों से जाते हैं। वो नहीं, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, डंकी रूट की। अच्छा, गुजरात से भी, ओके। गुजरात इज नंबर 1। So again, this something is really wrong, क्योंकि अगर एक अच्छा स्किल लैंडस्केप होगा जहाँ पे 3-4 महीने 5 महीने की ट्रेनिंग देके किसी को अगर अच्छी नौकरी मिल रही है, जिसका अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिल रहा है, अच्छे शहर में काम करने का मौका मिला, तो वो बाहर क्यों जाएगा? दैट इज व्हाट आई फेल टू अंडरस्टैंड, कि देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। अब हमने स्टेट्स की बात कर ली, थोड़ा स्टेट वाइज ब्रेकअप दीजिएगा। हम जो स्किल डेवलपमेंट में और ये पूरी जो मामला यूथ का है, अनएम्प्लॉयमेंट का है, इसमें स्टेट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? सबसे फ्रेंडली स्टेट्स कौन से हैं? सबसे ज़्यादा दिक्कत वाले स्टेट्स कौन से हैं? कैसे रेट करेंगे आप?
सी महाराष्ट्र भी न्यूज में था कि वहां पे मराठी स्पीकिंग का कुछ इशू चल रहा है कि जिसको मराठी नहीं आती, बट आई थिंक महाराष्ट्र इज क्वाइट गुड, क्योंकि महाराष्ट्र में जो इंडस्ट्रीज हैं, एक तो बहुत सारे नॉर्थ इंडियंस की भी इंडस्ट्रीज चल रही हैं वहाँ पे, जैसे बड़ी कंपनीज जो हैं, जैसे कुछ बड़ी कंपनीज होती है, बहुत सारी बड़ी कंपनीज, नॉट कुछ, जो मल्टीपल स्टेट्स में अपना प्लांट लगाती है, क्योंकि पोर्ट्स आसपास मिल जाते हैं उन्हें उन्हें मैन पावर आसपास मिल जाती है, लैंड मिल जाती है। तो MIDC जो है दैट इज़ अ वेरी गुड एरिया, जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है जिनके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में प्लांट्स हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे वो डिफरेंट स्टेट से हैं। तो महाराष्ट्र का अब लोकल पॉलिटिक्स मुझे नहीं पता क्या चल रही है, बट ओवरऑल फॉर एटलीस्ट माई ऑडियंस दे आर वेलकमिंग, और नौकरी अच्छे लेवल पे मिल रही है और काम लोगों को मिल रहा है और कोई इश्यूज नहीं आते, और इंडस्ट्री वालों को भी काम करने में इतने इशू, देखो इश्यूज तो इंडिया में काम करना तो एक सबसे बड़ा इशू है ही बाय डिफॉल्ट, बट मैं कह सकता हूँ कि कम इशू कहाँ होंगे, दैट इज प्रोबेबली इन महाराष्ट्र। अब दिल्ली जॉब देने वाला महाराष्ट्र में इंडस्ट्री लगा के खुश है, जॉब करने वाले महाराष्ट्र आई विल नॉट, खुश कोई नहीं है इंडिया में, बस ये है कि काम चल रहा है और ठीक ठाक सैलरी टाइम पे आ जाती है और काम चल रहा है, खुश कोई नहीं है। बहुत बिजली जाती है हर जगह इश्यूज हैं लेबर इंस्पेक्टर्स के साथ, हर जगह इश्यूज हैं, रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी और मल्टीपल इश्यूज आर देयर, बट मैं कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र इज स्टिल गुड। तो ऐसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट IT, आई एम टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट देन IT, ओके। तो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स में दिल्ली NCR का जो क्लस्टर है वो अच्छा है, जहाँ पे मानेसर, गुड़गांव, फरीदाबाद में जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, और अगेन महाराष्ट्र इज रियली गुड, कर्नाटका इज गुड, एंड तमिलनाडु, चेन्नई में जैसे फोर्ड का प्लांट था वो तो बंद हो गया, बट वहाँ पे बहुत बड़ी मैकेनिकल इंडस्ट्री है। एंड इवन गुजरात में, क्योंकि टाटा मोटर्स है सानंद वाले एरिया में, तो आसपास वहाँ पे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, बस यही 5 जगह है। अब इशू ये है कि बहुत कम है, 150 करोड़ लोगों के लिए 4-5 क्लस्टर्स आर नॉट इज नॉट इनफ। और आंकड़े भी है ना, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत एडवर्सली अफेक्टेड है इस समय, सारा कुछ हम इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट तो बहुत कम चीज़ें जो हमारे यहाँ से हो रही हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में आप देखिए, जो मैन्युफैक्चरर्स की जो शिकायतें हैं वो भी अपनी जगह है। तो स्टेट वाइज आपने बताया, ये 4-5 स्टेट्स का नाम लिया, इसके अलावा नो, मेरे ओपिनियन में नहीं है। जैसे ऐसे छोटी मोटी वर्कशॉप्स बहुत जगह है, बट इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जो हैं, अभी जैसे लखनऊ से स्टूडेंट्स आते हैं, तो लखनऊ से मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए कोई जॉब्स नहीं है वहाँ पे। अब वहाँ पे डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें, प्रोजेक्ट्स आए हैं, लॉन्च हुए हैं, बट फिलहाल प्रोजेक्ट के आने और लोगों की नौकरियां लगने के बीच में 4-5 साल की टाइमलाइन होती है, क्योंकि उसके साथ क्या होता है ना, इंडस्ट्रीज, छोटी इंडस्ट्रीज भी साथ में पनपना स्टार्ट करती है। अगर एक बड़ी OEM कंपनी आ रही है तो उसके साथ उसके सप्लायर, उस सप्लायर के आगे और सप्लायर, टायर 1, टायर 2, टायर 3, ऐसे करके पूरा एंसिलरी इंडस्ट्रीज आती है जो उन बड़ी कंपनीज को पार्ट सप्लाई करती है, एंड उसके आने में टाइम लगता है। तो और एंसिलरी जब बहुत सारी आती है तभी इनोवेशन भी स्टार्ट होती है। तो अभी के लिए ऐसा कुछ, ये जो 4-5 मैंने स्टेट्स बताई, यहीं पे ही मोस्टली काम हो रहा है। अब कहने को छत्तीसगढ़ में भी ये कंपनियां जो हमारे पास बहुत सारी कैंपस प्लेसमेंट्स होती है, हम बच्चों को भेजने के बजाय, क्योंकि ये कंपनीज होती है दूर दूर, अब मैं एक बच्चे को भेजूं कि तू जा फरीदाबाद में IMT जा, वो मेरे स्किल डेवलपमेंट सेंटर से 40 किलोमीटर, उसका आने जाने का ऑटो के खर्चे में ही गेट्स ट्रबल्ड। तो हम कंपनी को ही यहाँ पे बुलाते हैं। वी हैव द हाईएस्ट कैंपस प्लेसमेंट रिकॉर्ड इन इंडिया बाय द वे। तो वो कंपनीज जब आती है तो उससे क्या होता है कि एक तो स्टूडेंट्स को डायरेक्टली एक जरिया मिल रहा है कि यहीं बैठ के सारी प्लेसमेंट्स वगैरह जो है वो हमारे इंटरव्यूज वगैरह हो जाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि ये जो कंपनीज है, छत्तीसगढ़ से भी एक कंपनी आ रही है, बट दैट डजंट मीन कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी कंपनीज हैं। बड़ी कंपनीज आर फार एंड फ्यू बिटवीन। मैं क्लस्टर्स की बात कर रहा हूँ कि हाँ, जहाँ पे अगर आप घुसोगे तो नौकरी लग ही जाएगी। ऐसे IT में, जैसे बैंगलोर इज अ क्लस्टर, कि अगर कोई IT के अंदर नौकरी कर रहा है तो इट मतलब कहीं भी अगर आप उसको एक गेस वर्क करोगे तो वो बैंगलोर पे ही पैसा लगाओगे कि 99% वो बैंगलोर में ही काम कर रहा होगा। अब पुणे में एक एरिया है कोरेगांव पार्क, वहाँ पे IT का हब एक स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे हब्स बनते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के आई थिंक इंडिया नीड्स अ लॉट मोर हब्स, क्योंकि मोबिलिटी का भी तो गेम है ना। अब जो बिहार और यूपी के हैं, 26 करोड़ यूपी की पॉपुलेशन है, 14 करोड़ बिहार की है, 40 करोड़ है, वो भी पता नहीं पिछले सेंसस के हिसाब से, आई डोंट नो अब कितनी पॉपुलेशन होगी। अब वो 40 करोड़ लोग सारे अगर दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जा रहे हैं तो दैट्स एन इशू।
दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स बहुत ज़्यादा हैं, कोटा में भी थे। यस वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे बिहार से आ रहे थे, बिहार उत्तर प्रदेश से आ रहे थे और पढ़ाने वाले भी बिहार उत्तर प्रदेश से आ रहे थे। तो हम लोग को ये नहीं समझ में आ वहीं क्यों नहीं रहा पढ़ा था लेते कि भाई दिल्ली जैसी महंगी जगह पे आकर के आपने इंस्टीट्यूट खोला, ज़मीन या जो भी रेंट लिया, फिर उसके बाद पीजी का मसला है, फिर उसके बाद यहाँ तो हरा धनिया भी इतना महंगा है। तो जो बिहार का टीचर बिहार के स्टूडेंट को बिहार की किसी प्रॉपर्टी में बिल्डिंग में पढ़ा बैठ ले। के यस पढ़ा यस सकता है, यस बिल्कुल। ये क्या चक्कर है? मैम कोचिंग इंडस्ट्रीज का तो आई हैव नो आइडिया, बट जो मेरी इंडस्ट्री है स्किल डेवलपमेंट जहाँ पे लोगों को नौकरियां चाहिए उसमें तो आना ही पड़ेगा। बिहार में इंडस्ट्री नहीं है तो मैं नौकरी का ये तो लगाऊंगा। आईएएस आईपीएस बनाने के आई हैव नो आइडिया कि मे बी बिकॉज वही इकोसिस्टम बन जाता है। लोगों को लगता है कि भाई अगर सारे लोग वहां जाके पास आउट हो रहे हैं, वहां जाके इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो हम भी वहीं जाके ही आईएएस बनेंगे। मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजंस। मुझे लगता है वो एक एरिया था जिसमें बिहार दिल्ली मुंबई के टीचर्स को बुला के अपने यहाँ नौकरी दे देता। इतना स्टूडेंट है वहाँ पे, हाँ ऑब्वियसली जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो उनको ट्रेन करने के लिए अगर ये 500 टीचर्स वहां चले जाते तो वहां हब बन जाएगा, वहां हब बन जाता। लेकिन ये क्या हुआ, और वहां की पॉलिटिकल क्लास ने भी ये नहीं सोचा कि कम से कम हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा लें अपने यहाँ। बिल्कुल। ठीक और है? वहां की इकोनॉमी में भी तो पैसा आएगा। एग्जैक्टली वहाँ की इकोनॉमी में पैसा आएगा, पूरा इकोसिस्टम बिल्ड होगा। जैसे आप देखते हैं मुखर्जी नगर, इधर पटेल नगर और उधर वो कोटा, तो पूरा सारा चल ही उस पे रहा है ना। यस तो ये बात समझ में नहीं आती है कि लोकल लीडरशिप अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाती है। ये बहुत बड़ा कमेंट है यूपी बिहार के लीडर्स के लिए कि आप लोगों को ये लगता ही नहीं है कि पिछले 30 साल से पलायन ही हो रहा है और एक तरफा पलायन हो रहा है। जो इंटरनली डिस्प्लेस पॉपुलेशन है हमारी, उसमें बहुत बड़ी पॉपुलेशन ये है जो मजबूरी में निकल करके गई। एनीवेज ये तो है। ये बताइए कि आपने ये स्टेट वाइज जब आपने बताया तो आपने जिन उनका नाम लिया उसमें कैलकाटा और ये सॉरी वेस्ट बंगाल नहीं आता है क्या? वेस्ट बंगाल तो बहुत बड़ा हमारा सेंटर रहा है, हब रहा है। देखिए वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्रीज नहीं है, एज सिंपल एज दैट। कि वेस्ट बंगाल के अंदर अगर मैं प्लेसमेंट करवाना चाहूँ तो देर आर नॉट मेनी इंडस्ट्रीज। कि अगर देखिए मैं जो भी कोर्सेज हम करते हैं वो ऐसा करते हैं कि अगर लेट्स सपोज मैं 5000 बच्चे आज मेरे पास आ जाए तो 5000 की नौकरी लगनी चाहिए। ऐसा कुछ वेस्ट बंगाल में नहीं है कि वो एक महीने में 5000 बच्चों को एब्जॉर्ब कर लें। दैट्स द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन। अब मैंने फिर भी हमारे पास वेस्ट बंगाल से बहुत सारे बच्चे आते हैं हर महीने। सो आई थॉट रियली कि कोलकाता में मे बी वी कैन ओपन अ स्किल डेवलपमेंट सेंटर जहाँ पे हम सारी मशीन्स डालेंगे, रोबोटिक्स डालेंगे, कि चलो एटलीस्ट वहाँ नौकरी 50% की लग जाएगी, 50% को हम दिल्ली और पुणे इधर उधर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में नौकरी लगवा देंगे। राइट, ये हमने सोचा था। बट वहाँ के जब स्टेक होल्डर से हमने बात करी तो ऑल ऑफ देम एडवाइज्ड अगेंस्ट दैट कि आप यहाँ पे कुछ भी अगर इंडस्ट्रियल सेटअप कर डालेंगे तो उससे आपको ग्राउंड पे जो रियलिटी जो है वहाँ के जो इकोसिस्टम है वहाँ पे बहुत बड़े इश्यूज आएंगे। वो खोलने ही नहीं देंगे। दैट्स व्हाट दे सेड कि वो नहीं खोलने देंगे। ऐसा क्यों? I said कि क्यों नहीं खोलने देंगे? They said कि they will just not allow it because वहाँ पे इंडस्ट्रीज अलाउड ही नहीं होती। and they give me ट्रेनिंग है ना, ये तो अभी इंडस्ट्री नहीं है। अभी जो जहाँ भी वो लोग काम करेंगे जाके वो हो सकता है चेन्नई में हो, पुणे में हो, लेकिन यहाँ पर बच्चा अगर अपने माँ बाप के साथ रह रहा है, अपना एक उसके पास मकान है, घर है, इस इकोसिस्टम में अगर वो ट्रेनिंग ले लेता तो उसकी ट्रेनिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाती। ऑब्वियसली जो इनिशियल ट्रेनिंग के लिए वो बच्चा आ रहा है तो उसका रहने खाने का जो खर्चा एटलीस्ट वो बच जाएगा क्योंकि कोलकाता में ही ऐसा ट्रेनिंग सेंटर खुल जाएगा। बट मेरी फिलॉसफी ये थी कि मुझे रेडीमेड जॉब देनी है कि मैं लेट्स सपोज कोलकाता से पुणे भेजूं और उसकी वहाँ नौकरी नहीं लगेगी तो फिर वो वापस कोलकाता आएगा, फिर नौकरी मांगेगा। मुझे ऐसा क्लस्टर चाहिए जहाँ पे जॉब्स रेडिली अवेलेबल हो ताकि किसी भी हमारे स्टूडेंट की नौकरी ऐसा ना हो कि लगे ही ना कहीं उसकी नौकरी लगनी चाहिए। और वैसा सिस्टम अभी वेस्ट बंगाल में नहीं है। सीएम साहिबा तो काफी बुलिश हैं इंडस्ट्री लाने के लिए भी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी। अगर वो मुझे इनवाइट करने के लिए, if she invites me, somebody listens to this, जो हम लोग बात कर रहे हैं वो जो देख रहे हैं, कोई सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर देखे, इफ दे इनवाइट अस एंड फंड अस कि आप करिए तो हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, हम उसको चलाएंगे, नौकरी भी लगाएंगे। बट मैं अपना पैसा कैपिटल वहां लगा के रिस्क नहीं ले सकता। आई एम टू स्मॉल ऑफ एन एंटिटी टू इन्वेस्ट इन अनदर स्टेट। और वहां पे मैं क्योंकि हमारा जो अच्छा एक और चीज है, जैसे आईटी फील्ड क्या है, स्केलेबल है। आईटी फील्ड को आप ऑनलाइन सिखा सकते हो। आप उसके कोर्सेज की ऑनलाइन क्लासेस लेके आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, आपको ग्राफिक कार्ड भी नहीं चाहिए आईटी कोर्सेज के लिए। हमारे कोर्सेज जो हैं जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए कैपिटल बहुत चाहिए। करोड़ों रुपए की मशीनें आ जाती है, तो वो करोड़ों रुपए की मशीनें लगाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो मैं वो मशीनें लगाई। यस, वी हैव इन्वेस्टेड आवर ओन मनी। हमें किसी से कोई फंड नहीं मिले।
हमने वो मशीन्स खुद लगाई है, उस पर हम खुद ट्रेन करते हैं। एक 45 लाख का तो रोबोट लगाया है जो बच्चों को रोबोटिक वेल्डिंग सिखाता है। तो वो इन्वेस्टमेंट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर स्टेट में, अब मुझे 10 स्टेट्स में कोई बोल दे कि भाई ठीक है आप 4 स्टेट्स में क्यों नहीं खोल लेते, आपको तो ऑलमोस्ट इंडिया के सारे मैकेनिकल इंजीनियर फॉलो कर रहे हैं। मैंने कहा पैसा कहाँ से लाऊं मैं, 10 स्टेट्स का मतलब एक स्टेट में 5-6 करोड़ का मिनिमम सेटअप है, 50 करोड़ कहाँ से लगाऊं। और 50 करोड़ के लिए आई वेंट टू वेंचर कैपिटलिस्ट ऑल्सो, तो मैंने फंडिंग के लिए ट्राई किया और बहुत जगह ट्राई किया। वो सेट दे सेट कि अगर 50 करोड़ हम लगाना चाहते हैं, आज का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी समझिए आप क्या है। स्टार्टअप इकोसिस्टम ये चाहता है कि अगर 50 करोड़ वो लगा रहे हैं तो वो सारे का सारा मार्केटिंग में लगेगा। वो चाहते हैं कि सिर्फ स्केलेबिलिटी चाहते हैं। एंड दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ दिस पॉडकास्ट प्रॉबेबली कि बायजूस भी क्यों फेल हुआ, सारा पैसा लगेगा स्केलेबिलिटी में। दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन कैपिटल कि अगर मैं 50 करोड़ लूंगा तो उससे तो सिर्फ सेटअप आएगा, जमीन आएगी, मशीनें आएगी, लैब्स आएगी, कंप्यूटर्स आएंगे, इक्विपमेंट्स आएंगे, उसके बाद मुझे 50 करोड़ और चाहिए उसको चलाने के लिए। वो कहते हैं जी आपको 10-12 करोड़ हम देंगे, आप तो जी 3 सेंटर्स खोल के बैठ जाओगे, हम क्या करेंगे उस बिल्डिंग का, हम क्या करेंगे उन मशीनों का। हमें तो चाहिए कि 3 करोड़ लगाए हैं तो 200-300 करोड़ का रेवेन्यू करके दो। तो इतना आरओआई है उनके स्टार्टअप वर्ल्ड में तो आरओआई इज दैट एक्सपेक्टेशन, क्योंकि 95 स्टार्टअप की कैलकुलेशन भी मैं बता देता हूं कि 95% स्टार्टअप्स फेल होते हैं, 5% स्टार्टअप सक्सीड होते हैं। 5% स्टार्टअप का क्या मतलब हुआ कि मेरे को 20 स्टार्टअप में पैसा लगाना पड़ेगा, तब जाके एक स्टार्टअप से मेरा पैसा वापस आएगा, क्योंकि 20 में से 19 तो मेरे फेल ही होने वाले हैं। ये वीसीज जानते हैं, वीसीज का तो गेम ही ये सट्टा है। वीसीज इज लाइक बेटिंग कि ये 20 हैं, इस 20 में से 19 तो फेल होने हैं, एक स्टार्टअप होगा और एक स्टार्टअप को अगर मैंने इतना पैसा दिया तो वो 20 का पैसा निकाल के मुझे वापस देगा, क्योंकि वो 19 का भी तो कवर अप मुझे ही करना है। सबको सेम पैसा दिया ना, 1-1 करोड़ 20 स्टार्टअप को दे दिया, तो वो एक स्टार्टअप 20 करोड़ लाके वीसी को वापस देगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। बट द बज़ इज इंडिया का स्टार्टअप सीन फेल हो चुका है ऑलरेडी। दैट्स वाई, क्योंकि उसको पंप एंड डंप करने वाला सिस्टम है कि उसमें पैसा आप पंप करिए, उसको स्केलेबल करिए। मेरे जो कोर्सेज हैं उसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन और कैपिटल की जरूरत है, बिकॉज इंडस्ट्रियल कोर्सेज जो है ये बैकबोन है सरकार की, मतलब दिस इज द बैकबोन ऑफ एवरीथिंग। इवन एग्रीकल्चर कोर्स, एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी आई है उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए। ये आईटी कोर्सेज नहीं है, ये कोचिंग कोर्सेज नहीं है कि भाई देखो कोचिंग में क्या होता है, जैसे आईएएस में एक जगह कथा चल रही है, उसको ऑल ओवर इंडिया के बच्चे सुन रहे हैं, वो बेड पे लेट के भी सुन सकता है। मेरे वाला बेड पे बैठ के नहीं सुन सकता, उसको नौकरी चाहिए तो उसको खड़े होकर काम करना होगा, सीखना होगा, अप्लाई करना होगा। और नौकरी लेने के लिए एप्लीकेशन की जरूरत है, चाहे आप हॉस्पिटैलिटी में है, चाहे आप मेडिकल लाइन में है, आप एक नर्स का कोर्स कर रहे हैं, जब तक आप फील्ड पे काम नहीं करोगे वो घर बैठ के नहीं सीख सकते आप। उन चीजों के लिए जहां प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चाहिए वहां पे आपको चाहिए कैपिटल, और कैपिटल जो है वो लोग स्टार्टअप्स उसमें फंडिंग कैपिटल वाले में नहीं करते। ऐसा क्यों है? ये क्योंकि तो उन्हें पैसा चाहिए। कोर एरिया है ना। देखो उन्होंने जैसे बायजूस को फंड किया, बायजूस पढ़ा रहा था टैबलेट के थ्रू, तो घर बैठे बैठे टैबलेट के थ्रू उनको क्लासेस दिख रही है, तो उन्होंने बायजूस में पैसा पंप किया कि अब आप इतना पैसा 5,000 करोड़ की फंडिंग दे दी तो आप 50,000 करोड़ हमें कमा के दीजिए। एंड उस चक्कर में क्या होता है कि एजुकेशन में एक और सबसे बड़ी चीज है, यू कैन नॉट सेल एजुकेशन। आप अगर बेचने पे आ गए तो आपका गया स्टार्टअप। अगर एजुकेशन में आप पंप करने लग गए, जबरदस्ती लोगों को कुछ भी देने लग गए, तो वो डाउनफॉल इज ऑलमोस्ट 99.99% कंफर्म्ड। तो इट शुड बी सीकर ड्रिवन। एग्जैक्टली, इट शुड बी सीकर ड्रिवन, और सीकर ड्रिवन टेक्स टाइम। स्टार्टअप्स डोंट, वीसीज डोंट हैव टाइम। वो तो चाहते हैं जी आज आपको 10 करोड़ दिए हैं, अगली जब हमारी फंडिंग का राउंड होगा उस वीसी को एग्जिट मारना है, उसको दिखाना है जी ये 1 करोड़ का रेवेन्यू था, मेरे 10 करोड़ डालने पे 200 पे आया, और वो कहेगा जी 200 वाले को कि आप इसको ले लो, मेरे को अपना पैसा दे दो, एंड आउट। फिर नेक्स्ट स्टॉक मार्केट का भी चक्कर रहता है कि उसमें वो लास्ट स्टेज पे आता है, जब आईपीओ स्टेज पे आता है। वीसीज में क्या है, उसको बस बड़ा फुलाना है, बैलून की तरह उसको फुलाओ 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 और अपना निकलते जाओ उसमें से। तो मेरे बिजनेस में क्या, खान से करा लो उसकी कैंपेन। एग्जैक्टली, लायनल मेसी से कराई थी बायजूस ने कैंपेनिंग। क्या मतलब है लायनल मेसी का? लायनल मेसी कभी प्रॉब्ली आई डोंट नो इंडिया आया कि नहीं, मैं फुटबॉल फॉलो नहीं करता, बट एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है किसी भी तरीके से। मैंने कभी उस बंदे की स्पीच नहीं देखी, उसको ये भी नहीं पता इंडिया में लोग कितने हैं, और आप उसको एजुकेशन स्टार्टअप का एक
प्रमोटर बना रहे हो, ब्रांड एम्बेसडर, उसका वाई, एक और तस्वीर चिपकाने का पैसा है सर। उसको आईपीएल में चिपका रहे हैं। बायजूस का आईपीएल से क्या मतलब? आप पढ़ा रहे हो K-12, मतलब केजी से लेकर 12 तक के बच्चे, वो तो आईपीएल देखते भी नहीं है, देखना भी नहीं चाहिए उन्हें। इट्स एनीवे बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया। तो आप उसको एग्जैक्टली बायजूस को आप आईपीएल में दिखा के व्हाट हैज बिकम ऑफ द एजुकेशन इंडस्ट्री, मुझे नहीं समझ आ रहा। जरा ये बताइए, ये आईपीएल बिगेस्ट स्कैम क्यों है? आई एग्री विद यू, without The even scam is understanding because it they are promoting a company which is betting. तो मतलब जो ये whatever the company is, I will not even take the name. They're such big players. But हजारों करोड़ों रुपए की अगर betting हो रही है, तो obviously I mean it's आप प्रमोट कर रहे हैं यार। अभी एक और रिपोर्ट हुई थी कि तबाही है, तबाही। वो बेटिंग ऐप के यूजर स्टॉक मार्केट के यूजर से ज्यादा हैं। 10-10, 20-20 रुपए सब लगा रहे हैं। आई मीन व्हाट इज द यूथ डूइंग? आज के लोग क्या कर रहे हैं? 99 रुपए में तो यूडमी से कोर्स मिल रहे हैं फ्री। आप 100 रुपए बेटिंग ऐप से अच्छा आप यूडमी का कोई कोर्स देख लो, उससे कुछ कर लो, कुछ तो होगा। वर्स्ट केस में चलो कुछ भी नहीं होगा, बेटिंग से तो अच्छा ही है। हाँ, कुछ तो जानकारी कुछ तो जानकारी आएगी। पब्लिक स्पीकिंग का ही कोई कोर्स देख लो, या कुछ भी देख लो, वीडियो एडिटिंग का कर लो, कहीं तो कुछ काम आएगा। इट इज बेटर देन बेटिंग ऑन समथिंग। तो आई मीन अगेन एक स्टार्टअप, एक जिस बायजूस वाज वेरी गुड। जो बायजूस था उसके स्टेडियम्स भर जाते थे जब वो कोचिंग देते थे, दैट द फाउंडर। अब वहां से लायनल मेसी और आईपीएल में एडवर्टाइजमेंट कहाँ से आई, वो कहाँ उसने टर्न लिया, उसका कोई, क्योंकि वो टर्न लेना भी पड़ा बिकॉज उनको नंबर्स दिखाने थे, उनको रेवेन्यू दिखाना था। और एजुकेशन में अगर आप जबरदस्ती का रेवेन्यू, कोई मुझे कह दे कि आप 10 करोड़ ले लो मार्केटिंग के और अपनी कंपनी में आप अगर साल के 3000 बच्चे पढ़ाते हो, वी टीच अराउंड 3-4,000 स्टूडेंट्स, आप 30,000 कर दो, मैं मना कर दूंगा उस पैसे को, क्योंकि मुझे पता है वो 30,000 बच्चे लाने के लिए मुझे क्या झूठ बोलने पड़ेंगे। आई विल हैव टू से 100% जॉब। 100% जॉब तो कोई नहीं दे सकता, मैं 100% इंटरव्यू दे सकता हूँ। तो मुझे 100% जॉब बोलना पड़ेगा, मुझे मनी बैक बोलना पड़ेगा, मुझे डिस्काउंट देने पड़ेंगे, मुझे बच्चों को झूठ बोलना पड़ेगा, एंड उससे रेपुटेशन लॉस होगा। सो वाई टू डू दैट? मतलब पैसा लेके भी ग्रो नहीं हो सकता ये, क्योंकि इसको ऑर्गेनिकली ग्रो करना पड़ेगा। दैट्स द ओनली वे। हालांकि ये आपसे ताल्लुक नहीं रखता सीधा, लेकिन नीट का भी सीन बहुत अच्छा नहीं है भारत में। तो एक तो ये कि हमारे पास पर कैपिटा डॉक्टर की रिक्वायरमेंट जो है उससे हम बहुत पीछे हैं। दूसरा ये है कि डॉक्टर्स को जॉब नहीं मिल रही, ये भी है। ऐसे बहुत से डॉक्टर्स को मैं जानती हूँ जिन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई करके, पूरा एमबीबीएस करके, एक स्पेशलाइजेशन कोर्स करके कुछ और करने लगे। ओके। हाँ, तो ये है। तो एक तो पहले एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, नीट का हाल आप देख रहे हैं, सीट्स इट्स वेरी एक्सपेंसिव आल्सो। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अभी जब बांग्लादेश में स्टूडेंट अनरेस्ट हुआ और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन गई, तो पता चला भारत से हजारों बच्चे डॉक्टर की पढ़ाई करने बांग्लादेश में कर रहे हैं, बांग्लादेश में पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब अभी तो ये मेरे लिए इतना बड़ा इंसल्टिंग, इतना बड़ा देश है हमारा, हाँ 150 करोड़ लोगों का, इतनी बड़ी 4 ट्रिलियन 4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और मतलब मैं अपने एक कहूंगी फॉल्स ईगो में मैं जी रही थी कि कम से कम हम बांग्लादेश नेपाल से तो बेहतर हैं। हाँ, हाँ। मगर पता चला हमारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। तो ये अच्छा, यूक्रेन में जब युद्ध वहां से तो बहुत बच्चे निकले गए हैं। जहां भी लोकल क्राइसिस आता है, वहां भारत का एक एंगल आता है, और वो भारत का एंगल हमेशा स्टूडेंट्स होते हैं और वो मेडिकल होते हैं। यूक्रेन में भी मेडिकल स्टूडेंट्स, यहाँ भी मेडिकल स्टूडेंट। एक जगह और मुझे याद नहीं आ रहा, वहां पर भी मेडिकल स्टूडेंट्स का मामला था। मैं खुद कजाकिस्तान गया था ऑन अ वेकेशन। अच्छा, मुझे लगा आप भी पढ़ने गए थे। नहीं पूरी फ्लाइट मेडिकल स्टूडेंट से भरी हुई थी। राजस्थान का लड़का था हमारे साथ बैठा था। मैं क्या करने गया? लैंग्वेज नहीं जानते वहाँ की। हाँ, नहीं जानते। इतनी लिमिटेड लाइफ जीते हैं वहाँ जाकर के। तो मैंने पूछा था उससे, जो राजस्थान का लड़का था, मैंने उसको बोला कि भाई आप कहाँ, आप घूमना अकेले जा रहे हो घूमने? ही सेड कि नहीं मैं तो पढ़ता हूँ। आई सेड व्हाट डू यू स्टडी? सेड मेडिकल। तो मैंने कहा फीस कितनी है? तो मैंने उससे पूछा कि फीस कितनी है, तो उसने कहा कि, मैंने कहा नीट क्लियर नहीं हुआ था? उसने कहा नहीं, 2 अटेम्प्ट दिए थे और नीट उसका क्लियर नहीं हुआ। अब नीट ना क्लियर होने के बावजूद इंडिया में डॉक्टर बनने का ऑप्शन है, विच इज इटसेल्फ वेरी फ्राइटनिंग। अरे जिनका नीट क्लियर हो रहा है, अगर उनकी रैंकिंग ठीक नहीं है तो वो भी डॉक्टर उसको नहीं बन पा रहे। हाँ एग्जैक्टली। तो अब उसकी जो फीस है प्राइवेट में, अगर फिर भी पढ़ना चाहते हैं डॉक्टरी, तो वो 20-25 लाख रुपए साल की फीस है। इट्स एन ओपन सीक्रेट। मतलब वो मैनेजमेंट कोटा है या क्या है, आई डोंट नो, बट डायरेक्टली 20-25 लाख रुपए साल की आज के टाइम पे एमबीबीएस की फीस है। मतलब 1 करोड़ रुपए की डिग्री है। एंड ही सेड दैट मी कि भाई यही चीज मैं कजाकिस्तान में 30-35 लाख में मैं कर लूंगा, इंक्लूडिंग फ्लाइट, रहना, खाना, एवरीथिंग। तो मैंने कहा तुम इंडिया में काम कर पाओगे? ही सेड कि एक टेस्ट होता है इंडिया में आके, वो टेस्ट क्लियर करना है तो इंडिया में भी लाइसेंस मिल जाता है, अदरवाइज हम वहां पे ही नौकरी ढूंढ लेंगे यूरोप में कहीं ना कहीं। दे वांट टू वर्क कि भाई कहीं और मिल जाएगी, वहां का टेस्ट दे देंगे, बट दे आर गोइंग आउटसाइड टू स्टडी
एट अ मच चीपर प्राइस। अभी 1 करोड़ की डिग्री क्यों है, आई डोंट नो अबाउट दैट, कि ऐसा क्या रीजन है इसका। यूक्रेन वाले डॉक्टर्स अलग आइडेंटिफाई किए जाते हैं इंडिया में कि भाई ये यूक्रेन वाला है। हाँ, ये भी एक बाहर से पढ़ के आया है। क्लासिफिकेशन है, मतलब Yes. जाति व्यवस्था आ गई है इसमें कि हाँ। इंडिया एजुकेटेड, उसमें इंडिया में भी एम्स एम्स इज एलीट है ना, Yeah. एम्स में किसी ने पढ़ाई की है और फिर कोई यूक्रेन से डॉक्टर बन गया, तो ये जातिवाद बहुत आ गया है मेडिकल प्रैक्टिस में, और उसको बाकायदा फॉलो करते हैं। दिल्ली में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन दिल्ली के जो आसपास के जो टियर 2 टाउन्स हैं वहाँ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, रशिया, यूक्रेन और कजाकिस्तान वाले। बट इसमें देखिए एक सिल्वर लाइनिंग मैं सोच रहा हूँ, ये सब बातें हम कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, एंड प्रॉब्लम्स की तो कमी है ही नहीं, पर एक चीज़ है कि स्टूडेंट्स कितना करना चाहते हैं। मेरे में जैसे एग्जांपल दिया, वो बिहार से आया था, उसको रहने खाने का कुछ नहीं पता था, वो ट्रेन लेके आ गया कि मुझे सीखना है, मुझे नौकरी करनी है। आई विश हिम ऑल द सक्सेस। और अब बच्चे जा रहे हैं यूक्रेन, चाइना, बांग्लादेश पढ़ने के लिए, तो मतलब पीपल एक्चुअली वांट टू डू सो मच। अगर वो इतना करना चाहते हैं तो एटलीस्ट वी हैव द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको हम पूरा करें, उसको हम इतना तो दें कि यार एटलीस्ट कहीं से कुछ करने के बाद उसकी नौकरी लग जाए। अभी क्या है कि एक तो डिग्रीज जो इंजीनियरिंग कॉलेज में, लाइक आई सेड, यूजलेस, कुछ भी नहीं कराया जा रहा, बिल्कुल रेलेवेंसी नहीं है, खरीदी हुई डिग्रीज है मोस्टली, जो लोग जा भी नहीं रहे और डिग्रियां इकट्ठी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही। फिर उसके बाद जो स्किल की जो सेंटर्स हैं उसमें भी चीजें नहीं कराई जा रही, जो इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत बेसिक लेवल का करा रहे हैं, जॉब का कोई सपोर्ट नहीं दे रहे। और फिर मैं बात करना चाहता हूँ इवन इन स्कीम्स। अब स्कीम्स का एक ऑफिशियल, मैं भी आपसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बात करना चाह रही हूँ। इतना बड़ा प्रोग्राम, फ्लैगशिप प्रोग्राम, यस 500 मिलियन लोग ट्रेन करेंगे हम। एग्जैक्टली, और इतने फैनफेयर से शुरू हुआ था। बहुत से लोगों के यूट्यूब्स देखे मैंने, रो रहे हैं, उन्होंने सरकार के साथ मिलकर के ये शुरू किया। जो ट्रेनिंग पार्टनर्स है, ट्रेनिंग पार्टनर्स जो है, ट्रेनिंग पार्टनर्स, इसमें लोग भी बड़े हमारे, ऐसे नहीं है कि लोग सब दूध के धुले हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ट्रेनिंग पार्टनर्स जो है, वी आर एन एनएसडीसी पार्टनर, तो ऐसा नहीं है कि मैं एनएसडीसी के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोलूंगा, कुछ चीजें हैं नेगेटिव दैट आई विल टॉक अबाउट, जो जेन्युइन है, एनएसडीसी को भी पता है ये बात, दैट जो स्कीम्स आई, ठीक है, 2014 में एक पीएमकेवीवाई स्कीम आई, उसके वर्जन्स आए, 1.0 आए, 2.0 आए। 1.0 का जब डेटा बाहर आया तो उसमें पता चला कि 40% जो बच्चों का नाम जो था वो नकली था उसके अंदर। मतलब गवर्नमेंट ने क्या करा, एक इजी तरीके से बताऊं तो, पैसा साइड में रख दिया। गवर्नमेंट ने कहा भाई देखो, लोगों को स्किल में दिक्कत आ रही है, डिग्रीज आर यूजलेस, सर्टिफिकेट्स आर यूजलेस, एक काम करते हैं, स्किल प्रमोट करते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, एनएसडीसी फॉर्म करते हैं और 10-15 हजार करोड़ दे देते हैं साइड में कि भाई ले लो, अब इससे लोगों को आप पढ़ाइए। लोगों के लिए फ्री था, स्टूडेंट्स के लिए दिस एजुकेशन इज फ्री। अच्छा, हाँ, एनएसडीसी का मतलब गवर्नमेंट की स्कीम्स बच्चों के लिए फ्री हैं। और एक स्कीम डीडीयू जीकेवाई भी है, उसमें रहना खाना भी बच्चों का फ्री है, वो भी बात करूंगा। स्कीम्स बहुत अच्छी है, ऑन पेपर स्कीम्स आर वेरी गुड, ऐसी स्कीम्स बहुत अच्छी है। हुआ क्या कि उन्होंने जब स्कीम बनाई और लोगों को जब फाइनली उन्होंने कहा अब ट्रेनिंग पार्टनर्स को लेके आते हैं, गवर्नमेंट तो सब कुछ नहीं पढ़ा सकती, तो ट्रेनिंग पार्टनर, जैसे लेट्स सपोज कोई ट्रेनिंग पार्टनर आया जो हॉस्पिटैलिटी के कोर्स कराता है, तो गवर्नमेंट ने कहा आप बच्चों को पढ़ाओ, हम पैसा देंगे हर बच्चे का 8-10 हजार रुपये, आप जितने बच्चे पढ़ाओगे उतना पैसा हम आपको देंगे। ऑब्वियसली उसमें चीजें उन्होंने चेक्स एंड एरर्स रखे, ऐसा नहीं कि मैंने 100 बच्चे पढ़ा दिए और 8,000 इंटू 100 करके मैंने 8 लाख, ऐसे नहीं, इट्स नॉट दैट इजी। उसमें उन्होंने कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस रखे कि बच्चे की अटेंडेंस होगी, बच्चे का असेसमेंट होगा, नौकरी लगने पे आखिरी 30% पैसा देंगे। मतलब पैसा एक साथ 8,000 रुपये नहीं देंगे, पहले कुछ फिर कुछ फिर कुछ। बट इसमें एक्सट्रीम नंबर ऑफ स्कैम्स हुए, इसमें पैसा निकला बट वो बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं निकला। 40% तो फेक नाम थे, और ये इसमें गवर्नमेंट ब्लेम नहीं करती ना, इसमें तो ट्रेनिंग पार्टनर्स ही हैं। अब उन्होंने कैसे वो पैसा निकलवाया, उसमें कौन इन्वॉल्व था, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, ना किसी को कुछ पता है कि क्या सेटिंग उन्होंने करी, कैसे गवर्नमेंट का ये पैसा निकलवाया। उन्होंने फिर एनएसडीसी ने उसको फिर और टफ कर दिया कि भाई अब और ज़्यादा असेसमेंट टफ होगी, और ज़्यादा चीज़ें टफ होगी। ठीक है जी, अब उससे थोड़े से स्कैम्स कम हो गए। आज के टाइम पे एनएसडीसी ने स्किल SIDH पोर्टल है, स्किल इंडिया डिजिटल, गुड पोर्टल। शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, मैं बता रहा हूँ, एनएसडीसी इज नॉट परफेक्ट, टाइम लगा था इनके पोर्टल को, OTP ही नहीं आते थे, बट टाइम के साथ ठीक हो गया है।
अब कोई भी बच्चा अगर कोर्स करता है तो उसका आधार ऑथेंटिकेशन होगा, टेक्नोलॉजी यूज करी है कि बच्चे को ओटीपी आएगा तब रजिस्टर होगा, बच्चा ही रजिस्टर करेगा कोर्स में। मतलब क्या करा इन्होंने पहले, स्कैम भी कैसे करा सोच के भी, मतलब इंडिया के लोग स्कैम भी दिमाग लगा के नहीं करते। जो PMKVY 1 में हुआ, राजेश कुमार, राजेश गुप्ता, राजेश अग्रवाल, वो नाम भी नहीं बदल रहा, जो फेक नाम डाल रहा है उसमें राजेश के आगे 1000 सरनेम डाल दिए। दैट इज लाइक दैट लेवल ऑफ इडियोटिसी देयर, लेजी स्कैमर्स की कम से कम नाम तो जेन्युइन रखो, एज तो जेन्युइन रखो, सबके बर्थ डेट सेम, नाम के सरनेम डिफरेंट करके पैसा गवर्नमेंट को दे के निकलवा लिया। That's what they did. And that is our taxpayers' money. That is our taxpayers' money. It's pure funding, मतलब वो प्रॉपर पैसा है गवर्नमेंट का। इस तरीके से इन्होंने पैसे निकलवाए। अब क्या कर दिया जी, अगर कोई राजेश कुमार है तो राजेश कुमार का आधार ऑथेंटिकेशन होगा, राजेश कुमार को OTP जाएगा, और राजेश कुमार तभी OTP देगा जब वो एक्चुअली कोर्स करना चाहता है। मैं जबरदस्ती नहीं ले सकता। तो अब तो स्कैम करने का कोई तरीका बचता नहीं है। बट स्कीम से पैसा निकलवाना इज ऑल्सो अ टास्क। दैट्स द बिगेस्ट इशू राइट नाउ, कि क्योंकि आपने इस प्रोसेस को इतना ज्यादा टफ कर दिया स्कैम्स बचाने के लिए, वो पर इतना टफ हो गया कि उससे पैसा आना गला घोट दिया राइट। कि अब क्या करें, अब गवर्नमेंट भी परेशान है, ट्रेनिंग पार्टनर्स भी परेशान है, एंड बट थिंग्स आर अगेन लाइक आई सेड इम्प्रूविंग। तो स्कीम्स हैं, हर स्टेट की अलग स्कीम्स चल रही है, फ्री में बच्चों को पढ़ाने की बहुत सारी चीजें। फ्री में देखिए हाई लेवल पे तो नहीं पढ़ाया जाता, गवर्नमेंट का ये है कि एटलीस्ट चलो बेसिक नौकरी जो है इसकी लग जाए। गवर्नमेंट एरोस्पेस इंजीनियर तो नहीं बनाएगी, बट वो कह रही है कि चलो बेरोजगार है और इंजीनियरिंग में नहीं जा सकता तो एटलीस्ट इसको मशीन ऑपरेटर बना देते हैं हम। अब तक हमें जितनी बात की है वो उनकी बात की है जिन्होंने इंजीनियरिंग की, खासकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसी जगह पर, है ना। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं की है और BSc किया, मान लीजिए MSc किया, BSc किया, इनका जॉब का क्या कुछ सीन बनता है? वेरी वेरी टफ सिचुएशन फॉर देम। जैसे एक तो इंजीनियरिंग के नीचे और सब टाइप्स आते हैं, सर डिप्लोमा, वो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, वो भी टेक्निकल है, ITI इज ऑल्सो टेक्निकल। 12वीं पास के भी ये कोर्स करा के, बाय द वे हमारा कोर्स जो है 2 महीने का, जैसे मशीन ऑपरेटर का, वो 12वीं पास करके हम उसकी 100% नौकरी लगवा देते हैं। बट दिक्कत यह है कि 12वीं के बाद जिसने कर लिया BSc इन केमिस्ट्री, अब कहाँ आएगी उसकी नौकरी? उसकी नौकरी तो BSc की डिग्री बताए ना, बस बताए 12वीं की हो गया, बट उसने 3 साल फिर BSc में भी लगाए। वो तो हो गया, ठीक है, वो तो वक्त तो गुजर ही जाता है। Exactly. नहीं करते तभी गुजर जाता है। Exactly. तो फिर वो यही करते हैं, दैट इज व्हाट दे डू। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो BSc करने के बाद बीटेक कर रहे हैं, क्योंकि 12वीं पास तो है, तो 4 साल BSc के बाद फिर मैकेनिकल का बीटेक करते हैं, क्योंकि उनको इसी लाइन में आगे जाना है। बट अगर मैं बात करूं प्योर साइंसेस की, तो द जॉब सिचुएशन इज रियली रियली बैड। बस टीचिंग जॉब है या कोचिंग? दैट्स इट, ओनली टीचिंग एंड कोचिंग, दैट्स इट। तो जो इवन आई एम टेलिंग अबाउट BA का मैंने देखा है, मतलब देर ऑलमोस्ट उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है। BBA हो गया, BA हो गया और BSc हो गया, ये सब जो डिग्रीज हैं दे आर नॉट स्टेम डिग्रीज। स्टेम तो है, अच्छा साइंस आ गया BSc के अंदर, बट अगेन इसके अंदर नौकरियां नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। BCom के अंदर भी अगर एक स्टैंडर्ड BCom आपने करी है, आपको टैक्सेशन का नहीं पता, आपको टैली यूज करना नहीं आता। अब टैली क्यों नहीं सिखा रहे कॉलेज में? आई डोंट अंडरस्टैंड। कि अगर टैली से ही अकाउंटिंग होगी या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, लेट्स नॉट से टैली, लेट्स से एनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, आप अगर बैचलर्स इन कॉमर्स करा रहे हैं तो उसके अंदर वो अकाउंटेंट की ही जॉब मोस्टली करने वाला है, उसको अकाउंटेंसी का कुछ तो कराइए। मुझे लगता है जो कंपनियां ये सॉफ्टवेयर बनाती हैं और ये मॉड्यूल्स बनाती हैं, वही जो खरीदार है उसको बेचती है कि हम अपना बंदा भेजेंगे आपके यहाँ, जो आपका इंचार्ज है, अकाउंटेंट इंचार्ज है, जो भी इसको ऑपरेट करेगा हम उसको सिखा देते हैं। बट ये वाला कल्चर चल रहा है। ऐसा है, बट बहुत सारे कोचिंग सेंटर 2-2 हजार रुपए में टैली के कोर्स हो रहे हैं, बट 2000 का 15 दिन का कोर्स कॉलेज में ही करा दो, कोचिंग सेंटर जाने की जरूरत ही नहीं है। दैट्स द थिंग, बेसिक तो कराइए। चलो टैली इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर, बट आप बेसिक तो कराइए। अपग्रेड ही नहीं कर रहे हैं, अपग्रेड नहीं करोगे तो बच्चा कैसे अपग्रेड होगा? मेरे पापा के साथ के जो इंजीनियर्स थे, उन सब का एक बात थी कहना कि हमने इंजीनियरिंग जरूर की थी, लेकिन हमने ऑन जॉब ही सीखा था। हमने जो कुछ पढ़ा था वो हमारे काम नहीं आया था, ये वो कहते थे उस दौर में। अभी भी यही है जो अभी भी यही है। अभी भी, अब तो और बुरा हाल है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई। अब तो उस टाइम क्या था कि टेक्नोलॉजी वाज नॉट देयर, फिर भी उनको इररिलेवेंसी लग रही है कि जो कॉलेज में कराया जा रहा है वो बेसिकली, अगर कोई बोल रहा है
कि जो कॉलेज में कराया जा रहा है या स्कूल में कराया जा रहा है वो रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि रियल लाइफ इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। स्कूल में ये नहीं कराते कि भाई अच्छा चलो एक सिंपल सी चीज, स्कूलिंग में कभी नहीं बताया जाता कि टैक्सेस का क्या रेट होता है, किस तरीके से मतलब बेसिक मैं कह रहा हूँ फायर सेफ्टी ट्रेनिंग भी हो जाए, कुछ कुछ डिजास्टर रिस्पांस ट्रेनिंग हो जाए, कुछ तो रियल वर्ल्ड स्किल्स हो। कॉलेज के अंदर बिट्स पिलाने की बात बताता हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम्पल है। किसी भी स्टूडेंट को नौकरी कैसे क्लियर करते हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। आप बिट्स पिलानी की डिग्री 60 लाख रुपए की डिग्री है आज के, नो नॉट 60 लाख, हाँ 40 लाख की डिग्री है इंजीनियरिंग की, 10 लाख रुपए साल की, जो 5 साल का अगर 50-60 लाख की डिग्री है तो आप कम से कम कुछ तो सेशन करिए जिसके अंदर आप बताएंगे कि रेज्यूमे कैसे बनाते हैं। अब नाउ आई एम द, अभी अगर आप मैकेनिकल रेज्यूमे लिखेंगे तो सबसे ऊपर मेरी वीडियो आएगी क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा लोगों को सबसे पहले तो ये सिखाया कि रेज्यूमे कैसे बनाते हैं। सिर्फ अभी हम बात कर रहे थे स्किल्स नहीं है, स्किल्स नहीं है, स्किल्स नहीं है। स्किल्स देने के बाद भी नौकरी नहीं लगती क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, पर्सनालिटी नहीं है। रात को 2 बजे मैसेज करते हैं सर जॉब लग जाएगी, ये कैसा तरीका है नौकरी मांगने का? आई कैन शो यू हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस राइट नाउ ऑन लाइव कैमरा। डेस्परेशन सोचिए, सुबह 7 बजे कि आप सोचिए वो कितने नाइटमेरिश ख्यालों से गुजर के उसने उठ के ये किया होगा कि आपको आपसे सहायता नहीं मांग रहा मैम, होगा। डेस्परेशन तो है, एक और चीज है। मैंने उसको मैसेज करा, मैं रात को कह रहा अभी हमारी शिफ्ट खत्म हुई है इसलिए रात को मैसेज कर रहे हैं। मैंने कहा तो तुझे ये नहीं पता था कि रात को 2 बजे नौकरी नहीं मांगते? नहीं, हमारी शिफ्ट ही अभी खत्म हुई है। उनके लिए तो उनकी साइकिल इसी तरह चल रही है। हाँ, उसकी राइट शिफ्ट थी और रात को 2 बजे घर आता था। उसके बाद उसने मेरा जॉब अपडेट देखा मैकेनिकल का, उसने लिखा मैसेज की नौकरी लग जाएगी। सिंपल एक मैसेज, नो गुड इवनिंग, सॉरी फॉर मैसेजिंग सो लेट बट आई वर्क इन दे, कोई लाइनें नहीं, सीधा नौकरी है क्या। तो मैंने उसको समझाया कि भाई देख, अगर आप किसी को रात को 2 बजे मैसेज कर रहे हो, अगर करना पड़ रहा है, तुम्हें कंपनी में अलाउड नहीं है फोन, तो लिखो गुड इवनिंग सर, इट्स वेरी लेट, यू नो आई एम मैसेजिंग यू बिकॉज आई एम वर्किंग इन दिस शिफ्ट, काइंडली कंसिडर मी फॉर दिस जॉब, और एक रेज्यूमे भेजो। अब रेज्यूमे भेजा तो चद्दर पे उसने अपने बेड पे रखा हुआ है और उसकी फोटो खींच दी। मैंने कहा इसको पीडीएफ में भेजते हैं भाई, ये रेज्यूमे की फोटो नहीं भेजी जाती चद्दर पे रख के, और वो भी तेरा मुड़ा हुआ रेज्यूमे, उस पर तेरा खाने के निशान लगे हुए हैं, दैट इज द रेज्यूमे दे आर सेंडिंग। और एक और चीज, रेज्यूमे जब मैकेनिकल वालों को देखते हो, इट्स सबका सेम होता है। जितने कोर इंजीनियरिंग वाले हैं उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट सॉफ्ट स्किल्स माइनस में होती है। वो क्या है, स्टैंडर्ड रेज्यूमे आता है जिसमें क्वालिटी लिखा है। हर इंजीनियर के रेज्यूमे में क्वालिटी ऑटोकैड, क्वालिटी ऑटोकैड में, क्वालिटी में बता चल 5S क्या होता है नहीं पता, कहाँ से बनवाया था वो दोस्त का चेपा था। तो उनको बेसिक, अच्छा हमारा भी रेज्यूमे, बिट्स पिलानी जैसे कॉलेज में रेज्यूमे बनाने की क्यों नहीं दे रहे क्लासेस, कैसे प्लेसमेंट होती है, कैसे आंसर देने हैं, वो भी नहीं पता। ये हमारे यहाँ आर्ट्स वाले कितना अच्छा लच्छेदार दे आर एग्जैक्टली। तो आपके यहाँ बिट्स पिलानी में रेज्यूमे नहीं बना? नहीं, देयर इज नो ट्रेनिंग। लगता होगा कि बिट्स पिलानी नाम काफी है, यूं ही मिलेगी नौकरी। चलो मॉक इंटरव्यूज करवा दो टेक्निकली। टेक्निकल इंटरव्यू में क्या पूछने जा रहा है वो पहली बार मुझे पता लग रहा है कंपनी के सामने बैठ के। तो 3-4 इंटरव्यूज तो मैं गवा रहा हूँ जस्ट ये जानने में कि इंटरव्यू देना कैसे है, व्हाट इज दिस, सवाल क्या होंगे। वो पहले ट्रेन कर देंगे अगर टीचर्स, तो वो पहले इंटरव्यू में ही क्लियर कर लेगा। मैं गूगल आ रखा है उस पर जाके प्रैक्टिस करूंगा, वो एक चांस देगा, उसके बाद तो कभी आएगा नहीं। सो हाउ टू गेट दीज जॉब्स, आई मीन अब ये लेवल है इंजीनियरिंग कॉलेजेस का एलीट। तो आप सोचो डिप्लोमा, बीटेक, सॉरी ITI, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक में हम जाते हैं। अब छोटी सी एक चीज बताता हूँ, जैसे पलवल एक शहर है, पलवल शहर में क्या है कि प्रॉपर्टी इंजीनियरिंग हब है वो तो। नहीं मैम, अब कुछ किसी भी चीज का हब नहीं रहा है, प्रॉपर्टी हब है, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए हैं। अब क्या है कि फरीदाबाद भर गया है तो बचा पलवल। पलवल में फ्लैट, पलवल में भी अपार्टमेंट बिक रहे हैं, तो वहां के बच्चों ने पढ़ना ही बंद कर दिया है। मैं पॉलिटेक्निक गया सेमिनार देने की, चलो बच्चों से बात करें, इनको बताएं कैसे रेज्यूमे बनता है। वहां देखा क्लासरूम खाली है, बच्चे पढ़ना नहीं जाते। तो मैंने टीचर से पूछा कि भाई पिछले 2-3 साल पहले आए थे तो 400-500 बच्चे थे, अब 50 हैं, वो भी देख रहे हैं फोन की कब ये जाएंगे, कब हम घर जाएं खाना खाने के लिए। तो कह रहे सर कि प्रॉपर्टी के रेट इतने बढ़ गए हैं, कोई पढ़ना नहीं चाहता यहाँ पे। प्रॉपर्टी सबको मुआवजे मिलेंगे, सबकी जमीनें बिकेगी, उन्हें काम ही नहीं करना, वो रेंट पे कुछ बना के उसको डाल देंगे। तो वो स्किल्स ट्रेनिंग, अब गलती किसकी है, ये बच्चों की है कि ये पॉलिटेक्निक की है? बच्चों को भी लग रहा है यार पॉलिटेक्निक भी क्या 10,000 रुपए की नौकरी लगाएगा, 12,000 की, इतना तो मेरा रेंट आ जाएगा, मैं पढ़ूं भी क्यों। इकोसिस्टम ही इतना फेलियर है ना कि नौकरी का लेवल, पढ़ाने का लेवल, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सब कुछ इतना बेकार है कि उसको एक ईजी वे आउट दिख रहा है एंड ही विल डू दैट। सो
दैट्स द थिंग, तभी तो ये स्कैम कॉल सेंटर्स बनते हैं एंड उल्टे सीधी चीजें होती है, लोग बेटिंग करते हैं बिकॉज दे डोंट हैव एनी वायबल ऑप्शन टू गो। तो बंदे के पास कुछ है ही नहीं करने के, तो यही तो करेगा फिर सारे काम। दैट्स द थिंग। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मेरे अंदर। रेज्यूमेस का इट्स क्रेजी, मतलब लिटरली एक जॉब कैसे अप्लाई करते हैं लोगों को पता ही नहीं है। जब मैं इंजीनियरिंग में था, यहाँ हाँ, पर एक अच्छा कोलैबोरेशन हाँ, आर्ट्स स्टूडेंट्स का हो सकता है साइंस वालों के साथ, लच्छेदार रेज्यूमे बनाने के लिए कवर लेटर, आर्ट्स वालों को या जस्ट किडिंग। no seriously I mean there should be some company probably कि भाई एक अच्छा रेज्यूमे बना दे, क्योंकि क्या है कि बेसिक जॉब एप्लीकेशन करना नहीं आता लोगों को। स्किल्स हैं, सब कुछ है, वो बता नहीं पा रहा है। उसको ये नहीं पता कि कपड़े क्या पहन के आने इंटरव्यू में, इवन दो कपड़े मैटर नहीं करने चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग ट्रेड में तो नहीं करने चाहिए। कि आप एमबीए, यू आर नॉट एन एमबीए कि आप कोट वोट टाई पहन के आओ, बट एटलीस्ट एक इंप्रेशन तो पड़ता है। मैंने कंपनी से बहुत बार पूछा कि भाई आप तो लेने आ रहे हो कैट डिजाइनर, अगर वो नॉर्मल कपड़े पहन के आया, जीन्स पहन के आ गया गलती से टी शर्ट के साथ, तो हाँ करोगे हायर? ही सेड सर कर तो फिर भी लेंगे, बट अगर प्रोफेशनल पहन के आएगा तो क्या दिक्कत है? अपने बच्चों को बोलिए कि प्रोफेशनल पहन के आइए। हम तो अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कैंपस प्लेसमेंट होने से पहले, बी इन प्रोफेशनल क्लोथ्स, रेज्यूमे की 4-5 कॉपीज लेके आइए, इंडस्ट्री जो कंपनी है उसके बारे में रिसर्च करके आइए। अगले दिन फटी जीन्स वाले कपड़े आते हैं, चप्पल पहन के आते हैं, रेज्यूमे हमसे प्रिंट आउट कराते हैं। ये बताने के बावजूद, ये बताने के बावजूद ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें पैसे दिए हैं। तो सोचो कि जो लोग एक्चुअली बिना पैसे दे के कहीं भी अप्लाई नहीं कर रहे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। एक्चुअली इट्स जस्ट कि द लैक ऑफ ट्रेनिंग गिवन टू देम, ये बताया नहीं है। खासकर रूरल एंड सेमी अर्बन स्टूडेंट्स को, तो जो छोटे शहरों के, उन्हें तो बिल्कुल नहीं पता कि नौकरी कैसे लगती है। चाहे वो बिल्कुल एक्सपर्ट हो, उसे पता ही नहीं है कि कंपनी को अप्रोच कैसे करना है, मेल कैसे डालनी है। हमने ये भी सिस्टम चालू करा था, वेरी फनी। हमने ये सिस्टम चालू करा कि आप लोगों को कोई कंपनी हम जॉब देते हैं तो आप हमें मेल करिए अपना रेज्यूमे। तो मेल में उसमें उसने लिखा, मैडम जी नौकरी इसके लिए कैसे अप्लाई करें? मैम ने कहा, मैडम ने रिप्लाई करा जो हमारी प्लेसमेंट सेल है कि प्लीज सेंड योर रेज्यूमे। उसने मेल का रिप्लाई करा ओके, और ओके के बाद मेल कर, मैंने कहा भाई ये व्हाट्सएप चैट नहीं है, दिस इज अ मेल। यहाँ पे एक मैसेज में आपको प्रॉपर लिख के भेजना है। वो मेल पे ऐसे रिप्लाई कर रहा है जैसे ओके, अच्छा सुनिए। ऐसे व्हाट इज दिस हैपनिंग? अच्छा सुनिए मेल पे लिख रहा है। तो ये चीजें लोगों को पता नहीं है ना, दे आर राइटिंग ऑन मेल, अच्छा सुनिए, दैट रियलिटी चेक। अब रियलिटी चेक है। उसको ये नहीं पता कि भाई मेल कैसे बनाना, उसको रेज्यूमे की स्पेलिंग नहीं पता, उसको रेज्यूमे में फर्स्ट पर्सन में सब कुछ लिखा हुआ है। पक्का मैम ये किसी भी जन में नहीं आता। ये बेचारा हमारा गांव का बच्चा है जिसको कुछ नहीं पता, उनको जेनजी का मतलब भी नहीं पता। उसको एटीट्यूड जेनजी का है ये, आई डोंट केयर। नहीं, एटीट्यूड नहीं है, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। वो बहुत भोले हैं, उन्हें पता ही नहीं है। मैं वही तो, जब मैंने उसको बोला कि मैं रात के 2 बजे तो मुझे क्यों कॉल कर रहा है, इट वॉज नॉट अ बैड एटीट्यूड, इट वॉज लाइक वो इतना भोला था कि हम तो अभी घर आए हैं, तो मैं घर ही अभी आया हूं, तो फिर अभी भेजूंगा आपको मैसेज, अभी मैं कॉल करूंगा आपको। उसको पता ही नहीं है कि ऑफिस टाइमिंग्स क्या चलती है और कैसे करते हैं, लाइक अनगॉडली आवर्स क्या उसको पता ही नहीं है ना, ही डजंट नो, उसको किसी ने बताया ही नहीं है। अब उसको बताया जाता है कि रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, कैसे मेल भेजते हैं, तो फिर कुछ होगा ना। एक लड़का था हमारे साथ इंटरव्यू, मैंने उसको कंपनी में बिठाया, बहुत गरीब है प्लीज नौकरी दे दो। मैंने कहा भाई ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, यू कैन से एट द एंड कि आई एम विलिंग टू वर्क, भाई मैं बहुत, आई विल गिव माई 100%, प्लीज कंसिडर मी फॉर द जॉब। सीधा कह दिया कि बहुत जरूरत है, बस नौकरी दे दो कैसे भी। तो दिस इज द इंडिया दैट वी आर डीलिंग विद, माई कंपनी इज डीलिंग विद, एंड वी आर हैप्पी टू डील विद दिस पीपल। हमें तो आ गया इनकी नौकरी लगवाना, हमें आ गया है, वी हैव फिगर्ड आउट द फॉर्मूला, बट वो दैट्स वेरी वेरी टफ। इसको एग्जीक्यूट करना इज एक्सट्रीमली टफ, क्योंकि पर्सनालिटी से लेकर, सॉफ्ट स्किल से लेकर, हार्ड कोर स्किल से लेकर, उसको इंटरव्यू में बिठाना, क्लियर कराना, इट्स अ मैसिव टास्क। तभी मैं कह रहा हूँ ये पैसा दे के नहीं एक्सपैंड हो सकता। इट कैन नॉट बी एक्सपैंडेड कि बस आपने फंडिंग दी और उसको हम 4 गुना कर दे, इट्स नॉट पॉसिबल। इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम एवरीवन, दैट्स द ओनली वे इट विल वर्क। पहले हमारा जो कंज्यूमर क्लास था वो बहुत छोटा था, और ख़ासकर वो अर्बन सेंटर्स में था। अभी इंटरनेट ने, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हर चीज़ का कंजम्पशन हर इलाके में पहुंचा दिया है। इसके बावजूद हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना स्लैग कर रहा है,
और लोगों के पास जॉब्स नहीं है। ये सवाल एक मेरे जैसे इंसान को जो टेक्निकल साइड से नहीं भी आता उसको भी परेशान करते हैं। अभी तो मैं उस सेक्टर की बात कर रही हूँ, इंजीनियरिंग, जिसको माना जाता है पूरी पढ़ाई ही जॉब ओरिएंटेशन के साथ है। ठीक है, ठीक है। अभी इस पर बात ही नहीं हो रही है कि जो बाकी के एरियाज हैं जैसे बिजनेस मैनेजमेंट है, अब बिजनेस मैनेजमेंट में भी बहुत बुरा हाल हो गया है ना। MBA लोग क्यों कर रहे हैं, BBA लोग क्यों कर रहे हैं, क्या हासिल होगा? नौकरी नहीं लग रही ना। हाँ। दैट्स द थिंग। इंडिया ही इज द, अच्छा एक और फैक्ट, इंडिया इज द ओनली कंट्री, आप शर्त लगा लीजिए, इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पे एक नो वर्क एक्सपीरियंस वाला बंदा MBA करता है। MBA आप कहीं पे भी करिए, मिनिमम 2 years वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। हार्वर्ड के लिए 5-6 साल चाहिए, आप NUS चले जाओ, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, 3 साल 4 साल। MBA 30 से 35 साल का एक पर्सन बाहर करता है, इंडिया में 23-24 साल का बंदा करता है जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन। BBA करी, MBA, BTech करी, MBA। क्यों? क्योंकि उसकी नौकरी नहीं लग रही, तो वो सोचता है अब MBA करके लग जाएगी। दैट्स द थिंग। ये सिर्फ इंडिया में होता है कि फ्रेश, क्योंकि अगर फ्रेशर हो तो वो करते हैं मास्टर्स इन मैनेजमेंट, वो एक मास्टर्स डिग्री होती है इन मैनेजमेंट, MIM बोलते हैं उसको। MIM के लिए 0 वर्क एक्स चाहिए, MBA के लिए वर्क एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी। इंडिया में नहीं होता, क्योंकि इंडिया में लगता है कि चलो इंजीनियरिंग में हमारी जॉब नहीं लगी है तो अब हम MBA करेंगे। राइट। दैट हैपेंस ओनली हियर। जो बच्चे बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं MBA करने के लिए, उनको बाकायदा इंडिया में जॉब करनी पड़ती है कुछ वक्त, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। यस, अदरवाइज एलिजिबिलिटी नहीं है। वो नहीं है, तो लेकिन इंडिया में आप कर सकते हैं। यस, इंडिया में यू You are कैन डू एन right. MBA। जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव एनी एम्प्लॉयमेंट एट द इंटरमीडिएट जो स्टेज है, उसके लिए ये इवन इन IIMs में क्या होता है कि एक स्कोरिंग होती है, अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो थोड़ा सा स्कोर कम होगा, उस बेसिस पे आपकी एंट्री डिसाइड करेंगे। बट नहीं है तो भी जिसका कैट स्कोर बहुत ज्यादा है वो घुस जाता है। कैट में 99 आई है, वर्क एक्सपीरियंस 0 है, वो IIM अहमदाबाद में पढ़ रहा है, वर्क एक्सपीरियंस उसका 0 है। बिजनेस मैनेजमेंट कैसे सीख लोगे जब बिजनेस में ही कभी काम नहीं किया? दैट्स द क्वेश्चन दैट एवरीवन नीड्स टू आस्क, कि इसने कभी काम ही नहीं करा तो ये कैसे संभालेगा बिजनेस, क्योंकि उसने तो काम ही नहीं करा, तो ये तो फ्रेशर है। बट स्टिल आई मीन IIMs आर, आई मीन दे आर एबल टू प्लेस पीपल, वी कांट कंप्लेन। हमारा यूथ जो बिल्कुल तैयार है काम करने के लिए अपने अंदर से, और उसने कुछ पढ़ाई भी कर ली है, इंजीनियरिंग कर ली है, उसके और उसके जॉब के बीच में जो गैप है वो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का, जो स्किल ट्रेनिंग का, यस, स्किल ट्रेनिंग का जो आप करवा रहे हैं, रेलेवेंट स्किल ट्रेनिंग, यस, इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल ट्रेनिंग का काम आप करवा रहे हैं। हाँ जी, राइट। और इसमें आपको सरकार की मदद मिल रही है क्या कुछ? यस, इन अ वे यस, कि वी आर एन NSDC ट्रेनिंग पार्टनर, तो NSDC के जो कोर्सेज हैं उसका हमें GST एग्जाम्पशन मिलता है। वी डोंट हैव टू पे, बच्चे को GST पे नहीं करना, बट एट द एंड ऑफ द डे बच्चे का GST तो हम ही पे करते हैं ना। जो भी फीस मैं ले रहा हूँ, बच्चे को तो बोलना है ये फीस है, उसका GST तो मुझे भरना ही पड़ेगा ना। तो एक GST एग्जाम्पशन है जो डायरेक्ट ऐसे मॉडल्स पे काम कर रहे हैं, फी बेस्ड मॉडल है, GST एग्जाम्पशन है, प्लस NSDC से थोड़ा बहुत लाइजनिंग सपोर्ट मिलता है, एंड यू नो कि ठीक है आप स्कीम्स अवेल कर सकते हो। That's the only thing that we are getting. इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिलती है, जैसे हैवी इंडस्ट्री में आप डील कर रहे हैं, आपको प्रोटोटाइप्स मंगाने या रियल मशीन्स मंगानी है प्रॉपर, इसके लिए NSDC लोन देता है। अब गवर्नमेंट की जितनी भी स्टार्टअप्स की किसी भी चीज में है तो गवर्नमेंट सिर्फ लोन ही देगा आपको। क्या रेट है लोन का? लोन का रेट ठीक है, जैसे बैंक 12% लेता है तो NSDC 6% लेता है, बट बैंक एक दिन में लोन कर देता है, NSDC टेक्स अ मच लॉन्गर टाइम। उसके लिए ऑब्वियसली आपको एप्लीकेशंस करनी है, आपको असेसमेंट्स भेजनी है, आपको इंपोर्ट करने देते हैं। Oh, you can do whatever. You can do whatever with that money. You can do whatever with that money, पर आपको उसको obviously वापस करना है। लोन देता है, but like I said, loan is not like a bank loan. लोन है 6% पे है, बहुत बढ़िया चीज है, बट बैंक की तरह स्मूथ नहीं है। बट क्योंकि इसमें स्कैम्स भी बहुत ज्यादा होते हैं तो NSDC को ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी लोन लेके कुछ भी कर लें, उससे फैक्ट्री लगा लें, एजुकेशन कंपनी दिखा के लोन लेके प्रोडक्शन निकालने लग जाए तो ये तो स्कैम हो गया ना फिर। तो NSDC ऑब्वियसली हैज टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। तो इंडिया में कुछ भी गवर्नमेंट की स्कीम भी आती है तो वो लोगों को माइंड में रख के आती है कि ये कैसे इससे चुराएंगे। दैट्स द थिंग, हर चीज ही करप्ट है ना, एवरीथिंग इज बैड, तो वो भी उनको करना पड़ता है। बट अगेन NSDC कर रहा है, हम तो बहुत सारे हमने उनको प्रपोजल्स भी दे रखे हैं कि आप हमें फंड करिए, हमारे साथ पार्टनरशिप पे काम करिए, लेट्स सी हाउ इट गोज। तो जो फंड सरकार आपको दे रही है या लोन दे रही है वो इंडस्ट्री भी तो दे सकती है, अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को केटर कर रहे हैं तो वो भी दे सकती है। कि आपने इस तरह अप्रोच किया कभी इंडस्ट्री को? इंडस्ट्री विल नेवर गिव यू द मनी। इंडस्ट्री कहेगी कि हम अपना काम चलाएं, हमारे पास वैसी 100 दिक्कत है, अब आप हमसे लोन की बात कर रहे हो? नो, दे विल नेवर स्पेंड अ पेनी।
ऑन वो तो कहेंगे भी हम तो आपसे नहीं तो हम क्यों पढ़ाने पे आपको फंड करें, हम तो डायरेक्टली किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर से बंदे ले लेंगे, दे विल नेवर पे अस। ओके। अब क्योंकि इंडस्ट्री आपको नहीं करेगी तो आप भी इंडस्ट्री को के लिए आप इंडिया से बाहर की इंडस्ट्री को भी आप अप्रोच करते होंगे अपने बच्चों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए? नो, नहीं? वी डोंट डू दैट। उसका रीजन है कि फॉरेन में जो जॉब्स हैं दे आर वेरी रिस्की। अगर मैंने 10 लड़के भेजे दुबई में किसी कंपनी के पास और कल को वो कंपनी उसको पैसे नहीं देती, उन लोगों का पासपोर्ट छीन लेती है, तो मैं यहाँ बैठे बैठे क्या कर लूंगा? यहाँ पे तो लोकल लॉ है, आई कैन कॉल द पुलिस, देयर आर लेबर कोर्ट्स हैपनिंग देयर। मैंने अपने स्टूडेंट्स को बाहर भेज दिया तो इट इज़ एन एक्सट्रीमली प्रिकेरियस सिचुएशन फॉर मी कि वहाँ पे अगर उनके साथ कुछ हो जाता है उसकी किस तरीके से हम वेटिंग करें कि भाई नहीं, उससे बहुत सोशल कॉस्ट भी उसकी बहुत ज्यादा है। Exactly. कबूतरबाजी हम जानते ही हैं, देखते ही हैं। एग्जैक्टली तो वो सब चीजों में आई कैन नॉट डू एवरीथिंग एट वंस। मतलब मैं फोकस करना चाहता हूँ कि इंडिया के बच्चों की बेस्ट जॉब्स इंडिया में हाईएस्ट लेवल पे लग जाए। तो इंडस्ट्री अभी आपको अप्रोच करती है ऑल लाइक एवरी डे। Yeah. तो अभी इंडिया से बाहर की इंडस्ट्री आपको अप्रोच नहीं कर रही, खासकर मिडिल ईस्ट करी है। कतर की कंपनी डायरेक्टली आई है, कोई बीच में थर्ड पार्टी नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं, बच्चों से कोई पैसा नहीं लिया गया और फ्रेशर बच्चों को 40,000 रुपए पर मंथ प्लस रहना खाना, बिल्कुल फ्रेशर, बिल्कुल जीरो वर्क एक्सपीरियंस उनको दिया। तो ऐसे कंपनीज आती है, बट अगेन क्योंकि लैंग्वेज, हमारा कंटेंट, हमारी आउटरीच, हमारी मार्केटिंग इंडिया मतलब इट्स फॉर हिंदी एंड इंग्लिश, तो वो बाहर की कंपनीज में हमने कभी फोकस करा नहीं है। बट आई वुड लव टू डू दैट। बट यहाँ की इंडस्ट्रीज को इतनी रिक्वायरमेंट है कि मुझे बाहर भेजने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्रीज आर विलिंग टू पे, ट्रस्ट मी। अगर कोई कहता है ना कि चलो इंजीनियर है, आपने तो जी 18,000 की नौकरी लगाई है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि कॉलेज ने तो वो भी नहीं लगाई, उसको कुछ नहीं आता था। 18,000 के बाद 35 भी होगी अगले साल, बट एटलीस्ट 18 पे मैंने एंट्री तो कराई है। कॉलेज तो वो भी नहीं कर रहा। कॉलेज लेता है कितनी फीस? मिनिमम एक इंजीनियरिंग डिग्री 7-8 लाख की है, सबसे घटिया कॉलेज की। मेरा कोर्स 15,000 रुपए का है। 15,000 में उसके 18,000 की नौकरी लगा रहा हूँ। देयर इज नो वन एल्स हु कैन मैच दिस, क्योंकि एटलीस्ट मैंने उसको एंट्री तो दी। अब और इंडस्ट्री क्या, इंडस्ट्री को पता है कि ये 18,000 अगर ये बंदा लायक होता तो इसको 50,000 भी हम दे देते। लिटरली राइट नाउ इंडिया की इंडस्ट्रीज, आप पूछ रहे थे ना कि उनसे फंड क्यों नहीं लेते, एक तरीके से इनडायरेक्टली दे आर फंडिंग। ये जो 15,000, 16,000, 18,000 वाली रेंज है किसी भी जॉब में, ये एक बिजनेस उस बंदे को टिकने के, सिखाने के, उसको पैसे दे रहा है, इनिशिएशन के पैसे। इनिशिएशन के। मैंने एक इंटर्न हायर करी सोशल मीडिया में, उसको कुछ भी नहीं पता था, वो कोर्सेज करके आई थी सारे। जब मैंने उसको कुछ काम दिया कि इसकी वीडियो एडिटिंग करिए, ऐसा करो वैसा करो, शी डिड नॉट नो दैट। मैंने कहा ठीक है 15,000 देंगे, आपका रहना खाना आना जाना निकल जाएगा, आप सीख लो। आफ्टर 3 months when you're able to do things, we'll increase the salary. After 3 months we started paying her 25K and after 1 year we started paying her 45K. आना तो चाहिए ना काम। 15,000 पे तो जो 15 से 20 वाला इंडिया में एक यंग बंदा अगर कमा रहा है ना, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर इन एनी फील्ड, ट्रस्ट मी वो कंपनी उसको पैसे दे रही है उसको सिखाने के लिए कि तू बैठ के बस सीख ले। So you are combining willingness and opportunity. या पीपल आर जस्ट पेइंग देम फॉर द विलिंगनेस कि बैठ के काम कर ले, क्योंकि सिखाने के बाद तो एक्चुअली उसकी सैलरी बढ़ेगी। तो सैलरीज आर नॉट लो इन इंडिया, द स्किल इज लो। स्किल ही नहीं है तो फिर सैलरी कहाँ से आ जाएगी? मतलब दे शुड बी एबल टू गिव सम आउटपुट, राइट? एक्सट्रीमली आई ओपनिंग कॉन्वर्सेशन, क्योंकि मैं पॉलिटिकल चीज़ें भी समझती हूँ, देखती हूँ। इतना ज़्यादा इसके इर्द गिर्द जॉब मार्केट और अनएम्प्लॉयमेंट, इसके इर्द गिर्द इतनी बड़ी पॉलिटिक्स है और सिचुएशन डिटीरियरेट कर रही है, ठीक नहीं हो रही है। फिर हमारी पॉलिटिकल क्लास से बहुत अजीब अजीब बयान आ जाते हैं कि पकौड़ा तलना भी तो जॉब है और गटर से गैस निकाल करके चाय बना देंगे और ये सब हो जाएगा। तो लगता है बड़ा नॉन सीरियस है, लेकिन चलिए प्राइवेट सेक्टर में कोई बहुत सीरियसली ये काम कर रहा है, ये अच्छा है। लेकिन आप सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हैं। आई विश कि बहुत सारे अक्षित मखीजा हों इस देश में और वो हर सेक्टर में काम कर रहे हों, वो बिजनेस में भी काम करें, वो दूसरे जो फील्ड्स हैं, इंजीनियरिंग में भी दूसरी फील्ड्स हैं, उसमें भी काम करें। हमारा लिमिटेड इसलिए ही है क्योंकि जितना एक्सपैंड करेंगे उतना डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना चीजें। तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट जो कर रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से करें। मैं इमेजिन कर रही हूँ कि आप जहाँ पर जो काम आप कर रहे हैं वो प्रॉपर इंडस्ट्रियल शेड जैसा जगह होगी जहाँ लोग बाकायदा ट्रेन हो रहे होंगे। यस एग्जैक्टली। तो it's like a real factory, like it's like a simulation of a real factory. yes. तो ये चीज जो है जो चीज बिल्कुल फिजिकल है, डिजिटल नहीं है सिर्फ। तो उसके लिए तो बहुत दूसरी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्रेजेंस चाहिए, उसके लिए बहुत कैपिटल इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जगह चाहिए, मशीनें चाहिए,
ट्रेनर्स चाहिए। सबसे मुश्किल काम तो ट्रेनर्स लाना भी है। अभी जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स चली थी तो उसमें 40% नाम फेक आए थे। उसमें एक और चीज आई थी कि जो बीटेक ग्रेजुएट्स हैं, फ्रेशर, उनको 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद वो स्किल ट्रेनर बना दिया था। जो डिप्लोमा और फ्रेशर को पढ़ाएगा, आईटीआई को पढ़ाएगा, वो फ्रेशर बीटेक ग्रेजुएट ही थे, जो इस स्कीमों में इनको ट्रेनर बना दिया था। अब वो क्या पढ़ाएंगे? अच्छा, यही बात अभी आपने बोला कि भाई इंडिया में 5% फॉर्मली ट्रेंड है। वो 5% में से 3-4% को तो ये 22 साल के लड़के पढ़ा रहे थे। अब वो 22 साल का लड़का जिसको खुद कुछ नहीं आता, वो अपना आईटीआई डिप्लोमा 12वीं पास को या किसी अनएम्प्लॉयड बंदे को वो सिखा रहा है कि मशीन कैसे चलाती है और किसी तरीके से सर्टिफिकेट दे के उससे फंड्स निकाल रहा है स्कीमों से। तो ये कहानी है। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस के जो प्रोफेसर्स हैं उनको भी नहीं आता। नहीं, प्रोफेसर्स तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आता है कि नहीं आता है। दे आर वेरी गुड बट इन अ थ्योरेटिकल मैनर, दे आर प्रैक्टिकली नहीं। क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तो मिनिमम पीएचडी होना चाहिए, तो उनकी नॉलेज है, थ्योरेटिकल बहुत अच्छी है, क्रेजी, ठीक है, बट ऑब्वियसली जो रेलेवेंसी जो आज के टाइम पे चाहिए वो नहीं है। होगी भी तो दे नहीं रही है, मुझे नहीं पता, बट हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। जिसने अपनी पीएचडी करके सीधे टीचिंग जॉब में जो चला गया, बस वो इंडस्ट्री एग्जैक्टली ये बहुत बड़ा गैप है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहाँ से आएगी? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है ही नहीं, देयर इज नो प्रैक्टिकल। और जो दे रहा है गवर्नमेंट स्किल सेंटर्स में या प्राइवेट स्किल सेंटर्स में किसी भी तरीके से, वो ये यंग लड़के हैं 20-22 साल में। मैं आपको बताऊं, इसमें इंजीनियरिंग में प्रोफेसर्स की भी बड़ी कमी है, टीचर्स भी नहीं है पढ़ाने के लिए। एग्जैक्टली, तो एजुकेशन सिस्टम का स्केलेबिलिटी का सबसे बड़ा इशू इज गेटिंग क्वालिटी टीचर्स। अब मेरे जो टीचर्स हैं, जिसका मेरे कोई स्टूडेंट है जिसका 3 साल का एक्सपीरियंस है, उसकी 40-50 हज़ार की नौकरी लग रही है, तो मेरे को टीचर को तो 50 हज़ार से ज्यादा ही देने पड़ेंगे, वरना पहले वो ही भागेगा। सारी कंपनीज तो यही आ रही है, यही हुआ, एक्चुअली यही हुआ, वो भाग जाएंगे, इंडस्ट्री में काम करेंगे। सो दैट्स द इशू। जब बूम आया था तो सारे वो लोग जो इस क्षेत्र से आते थे लेकिन पढ़ाने में लगे थे, उनको तो टीचर की स्केल मिल रही थी। हिंदी साहित्य जो पढ़ा रहा है और जो इंजीनियरिंग पढ़ा रहा है उसका एक ही ग्रेड हो रहा है, तो वो यहाँ क्यों बैठेगा? वो फिर इंडस्ट्री में काम करेगा, इंडस्ट्री में जाएगा। यस, तो वही इशू है, यही क्राइसिस था। तो इसलिए क्या है कि हमारे जो टीचर्स हैं, देयर ऑल इंडस्ट्री। अच्छा, मेरे जो टीचर्स हैं वो इंडस्ट्री से परेशान होने वाले हैं। आई आइडेंटिफाई दोज पीपल जिनको इंडस्ट्री में काम ही नहीं करना। जैसे मेरा एक जो सबसे सीनियर ट्रेनर है जो वीएमसी प्रोग्रामिंग सिखाता है, वो 18 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा है। वो कह रहा है सर अगर मैं 3-4 साल और काम कर दूंगा ना, शायद सुनाई देना बंद हो जाएगा। आई वॉन्ट टू गेट इन टू अ कंफर्टेबल जॉब, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा फिजिकल काम, मतलब डेली लेबर को झाड़ना, प्रोडक्शन निकलवाना, गर्मी है, सर्दी है, रात के 2-2, 3-3 बजे तक, क्योंकि जो टेक्निकल काम होता है जहाँ डाई एंड मोल्ड, डाई जैसे किसी भी चीज़ का ना एक सांचा बनता है, वो अगर मशीनिंग चालू हो गई तो वो बीच में नहीं रुकेगी, चाहे वो रात को 4 बजे तक चले, वो कंप्लीट करके घर जाना है। तो ही सेड कि सर आई एम डन विद दिस। अब 18 साल के एक्सपीरियंस वाला टीचर मेरे यहाँ पे पढ़ाता है, उनसे जो मर्जी पूछ लो, ही इज एबल टू टेल दैट एंड ही इज वेरी कंफर्टेबल। बट उस बंदे को सैलरी फिर मैं इंडस्ट्री से ज्यादा ही दे रहा हूँ, वो करना बहुत मुश्किल है। टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन उन्होंने देखा हुआ, उनकी तो सैलरी इज अ वेरी हाई पे ग्रेड। जिसको 18 साल ने काम कर लिया, उसको वो मेरे को ट्रेनिंग में मेरे को वो देना पड़ रहा है। दैट्स व्हाई द क्वालिटी इज देयर, क्योंकि दे हैव द एक्सपीरियंस। तो वो गवर्नमेंट स्कीम में कभी कोई क्यों, या किसी प्राइवेट कॉलेज में भी कोई 18 साल वाला क्यों लाएगा वीएमसी ट्रेनर? दे विल ले कि किसी को भी ले, एलिजिबिलिटी बीटेक ना ले, और 20 साल का, 23 साल का, 24 साल का लड़का 2 साल एक्सपीरियंस है, पढ़ा देगा। एक सवाल जो थोड़ा डराएगा हमारे यूथ को, वो जॉब्स जो इररिलेवेंट होने वाले हैं बहुत जल्दी। या अगेन आई टोल्ड यू, जैसे इररिलेवेंसी का देखिए, अभी के हिसाब से हम बता सकते हैं कि 5 साल बाद क्या होगा, बट 5 साल बाद क्या और टेक्नोलॉजी आने वाली है, नो वन नोज अबाउट दैट। जैसे अभी 2 हफ्ते पहले एक ट्रेंड आया था कि एक घिबली ट्रेंड आया था। सब लोग इंडिया में वो घिबली कार्टून्स अपनी फोटोज में कन्वर्ट कर रहे थे। अगर आप एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, जो एक्चुअल घिबली स्टूडियो है, वहां पे वो हाथ से स्केचिंग कर रहे हैं। इट टेक्स आवर्स टू क्रिएट अ फ्रेम। उसको हाथ से स्केचिंग करके, कलर करके उसको बना रहे हैं। एक फ्रेम में घंटों लग जाते हैं। यहाँ चैट जीपीटी ने फ्री में 5 मिनट में कर दिया। एंड वो जो उसका फाउंडर है, ही गॉट रियली अपसेट कि मेरी जिंदगी का काम इन लोगों ने छीन लिया है। तो उसके बाद लोगों ने ट्राई करा कि एक स्वच्छ भारत का एक वीडियो थी जिसमें स्वच्छ भारत का एक पोस्टर एआई से बनवाया। उसने बोला स्वच्छ भारत में आप एक लड़की लगाओ, उसके सामने एक वॉशरूम होगा, ऊपर होगा स्वच्छ भारत। 1 सेकंड में बन गया। तो मैं तो आज के टाइम में कहता हूँ कि ग्राफिक डिजाइनर भी मुझे लगता है 1-1.5 साल में देयर गोना गेट ऑब्सोलीट।
तो आज के ट्रेंड के हिसाब से बता सकता हूँ कि ग्राफिक डिजाइनर्स, इंडस्ट्री में जो भी मैनुअल काम कर रहा है, अकाउंटिंग में जो भी बहुत बेसिक लेवल की डेटा एंट्री कर, हाँ डेटा एंट्री जाएगा, डेटा एंट्री इज गोना गो लाइक एनीथिंग। जो मैनुअल डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं, जो कंटेंट राइटिंग तो जा चुका है, 6 महीने पहले चला गया, अब ग्राफिक डिजाइनर की बारी आएगी, फिर डेटा एंट्री की बारी आएगी, फिर बैंकिंग में हाँ बैंकिंग में, क्योंकि अब क्या होने वाला है, सब कुछ तो डिजिटल हो गया है, कैश तो बचा ही नहीं है। आप बैंक स्टेटमेंट अपनी डालेंगे, अपलोड करेंगे सर्वर में, ऑटोमेटिकली सब फेच कर रहा है। पहले मैनुअली करना पड़ता था, 10-10 अकाउंटेंट बिठाने पड़ते थे। तो जहाँ पे भी हाई लेवल स्किल्ड का काम नहीं है, इट्स गोना गो, और ये हर जगह जाएगा, हर जगह जाएगा। अभी तो एक रिपोर्ट आई है कि डॉक्टर्स की भी जॉब जाने वाली है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं जो सिर्फ कंसल्टेंसी दे रहे हैं, उनको भी तो एक गाइडलाइंस मिली होगी ना। डॉक्टर को अगर सिम्टम्स पता है कि इसका पेट दर्द हो रहा है, इसका ये टेस्ट में ये खराब आया, तो उस हिसाब से डॉक्टर को ट्रेनिंग दी गई है कि ये मेडिसिन आप दे दो। कोई कह रहा था कि सिर्फ फिजिशियन बचेगा, उसके बाद जो स्पेशलाइजेशन है सर्जन से आज वो तो सारी मशीनें कर रही, और वो तो दूर से भी कर रही बैठ करके, और दवाइयाँ रेकमेंड तो एआई कर देगा। दवाइयाँ रेकमेंड करना तो एआई तो हर स्टडी में से कौन सी दवाई का क्या रिएक्शन है वो सब रिसर्च करके देगा। अभी भी लोग गूगल करके खरीद रहे हैं। यस, इंडिया में तो प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है। तो कुछ भी होता है यहाँ, तो कोई भी दवाई ले लो, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो अब किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, बट एक जनरल गाइडलाइन ये हम बता सकते हैं कि अगर आपकी चीज़ों को इजीली रिप्लेस करा जा सकता है, एक अगर आप रिपीटेड काम कर रहे हैं जहाँ आपका दिमाग यूज नहीं हो रहा, फिजिकल काम कर रहे हैं, तो दैट इज वेरी इजीली रिप्लेसेबल। एक चीज़ और है क्या, जो लोग अभी जो काम कर रहे हैं, मान लीजिए उनका काम बच भी जाता है, लेकिन पीछे से इतना इन्फ्लक्स है नए बच्चों का, तो इंडस्ट्री ये चाहती है कि भाई कोई 40 साल का हो गया खुद रिटायरमेंट ले जाए, अब नए लोगों को आने दो। तो तभी तो मैं नहीं, तो ये दिस इज अ वेरी वेरी गुड टॉपिक आपने जो बात छेड़ी है। तो मैं बड़ा आईटी के अगेंस्ट हूँ। अब लोग कहते हैं हाँ तुम तो मैकेनिकल कराते हो, तुम तो बोलोगे आईटी के अगेंस्ट। इट्स अ फैक्ट। आईटी में क्या होता है, 40 क्या 35 साल वाला बुड्ढा है आईटी के लिए, क्योंकि जो 20 साल वाला लड़का है जो 18 घंटे कोडिंग कर रहा है अपने हॉस्टल में बैठ के, दैट गाय इज बेटर देन 35 वाला गाय। 35 वाले के बच्चे हैं, बीवी है, उसको घर संभालना है, वो इतना टाइम नहीं, पेरेंट्स हैं, उसके सोशल, उसका सोशल लाइफ भी है, तो वो कहाँ अपने आप को अपडेट करेगा। और आईटी में डेली नई चीजें आती है। मैकेनिकल में जस्ट ऑपोजिट, जो हमारा फ्रेशर है उसको स्केल पकड़ना भी नहीं आता, और 40 साल वाला ऐसे इनसाइट्स देगा जो यंग बच्चा कर ही नहीं सकता। तो मैकेनिकल में जैसे मैंने बताया था ना, चाइना में फोन्स बन रहे, टूलिंग है, उस फैक्ट्री में एक ऐसा बंदा होगा 60 साल का जो वो टूलिंग का पूरा नॉलेज उसी का, वो गया तो वो कंपनी गई। तो मैकेनिकल, सिविल, अब सिविल के अंदर जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उतना ज्यादा बेटर उसका आगे पे रहेगा, उतनी स्टेबल जॉब रहेगी। अभी मैं ट्रेन से वापस आ रहा था, मुझे एक सिविल इंजीनियर मिला जो बुलेट ट्रेन बना रहा है फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई। आई आस्क्ड हिम, मैंने कहा कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, इसे डी, मैंने कहा यार ये तो हम भी कराते हैं। उसने मेरा नंबर भी लिया, सारी बातें बताई। आई सेड सिविल का वैसे बताइए क्या सीन है। बहुत स्टेबल जॉब, बहुत स्टेबल जॉब है। तो आई वाज लाइक ऑब्वियसली किसी नए बंदे से बुलेट ट्रेन बनवाओगे तो उतार देगा ट्रेन सड़क पे। तो ऑब्वियसली एक फ्लाईओवर बन रहा है, कितनी कैलकुलेशन होती है उसके अंदर, क्या मटेरियल, बहुत। एक फ्लाईओवर ऐसे बना है दो, नहीं मैम वो कॉन्ट्रैक्टर का गेम, इंडिया में कॉन्ट्रैक्टर चोर हैं। जो हमारा जो फ्लाईओवर है उसकी पूरी लोड कैलकुलेशन होती है, कितना इसमें सरिया जाएगा, कितना इसमें बीम कॉलम, कैसे इसमें खड़े होंगे, और वो जो सीरियल वाइज गिर रहे थे सारे। तो आगे देखो, इंजीनियर का काम है कि रिपोर्ट दे देना आपको, हर चीज का वो एक रेसिपी दे देगा, ये बनाना है। अब वो कॉन्ट्रैक्टर और पॉलिटिशियन आके उसमें 70% पैसा खा जाएगा तो वो क्या बनेगा फिर? इंजीनियर की गलती नहीं है उसमें। तो सिविल इंजीनियरिंग में एक्सट्रीम स्टेबिलिटी, मैकेनिकल में एक्सट्रीम स्टेबिलिटी। सिविल में तो कोई जाना ही नहीं चाहता। एग्जैक्टली, जाना चाहता नहीं है। और एक्सपीरियंस से बंदा आता, तो जो 40 साल 50 साल वाला सिविल इंजीनियर है वो तो गोल्डन, ही हैज द बेस्ट प्रोफाइल, क्योंकि वो बंदे ही नहीं मिल रहे ना। अगर आपको एक इमारत खड़ी करनी है, 100 फ्लोर का अपार्टमेंट बनाना है, तो इंडिया के 4 मतलब है ही बंदे ही नहीं है। वो तो जो सब जो है वो देर हाईली पेड, उनको तो देर ऑलवेज इन डिमांड। हम लोगों ने बहुत देर तक बात की, पूरी बातचीत में बंदे ही बंदे रहे, बंदियां नहीं हैं। ये बताइए, और आपने सिर्फ जो मैं मैकेनिकल में हूं ना, लड़कियां होती नहीं है। और आपने एक लड़की का जब नाम लिया तो वो लड़की कौन थी जिसको वो आता नहीं था? वो अकाउंटेंट जिसको मैं हायर करने की कोशिश कर रहा था। मैकेनिक, जैसे आपने गेम ऑफ थ्रोन्स अगर देखा होगा ना, तो उसमें द नाइट्स वॉच था जिसमें सिर्फ लड़के होते थे। तो मैकेनिकल और सिविल को द नाइट्स वॉच बोला जाता है, उसमें लड़के नहीं होते। देखिए इसके अंदर क्या है कि जैसे लड़कियों के लिए एक्चुअली मैकेनिकल इज वेरी गुड, क्योंकि अब
चांस कह लो या कुछ भी कह लो, बड़ी कंपनी एमएनसी कंपनीज में जेंडर मेंटेन करना होता है। उन्हें चाहिए कि जी सारे तो लड़के हैं 20 डिजाइनर, 5 तो लड़कियां लाओ। तो जो मैकेनिकल में जो लड़कियां कैड डिजाइन सीख रही है उनकी बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है, बहुत अच्छी डायरेक्ट प्लेसमेंट है, इट्स वेरी गुड फॉर देम। एंड ऑब्वियसली बट अदर देन दैट आई कैन नॉट डू एनीथिंग टू गेट मोर विमेन बिकॉज इकोसिस्टम ही ऐसा है। मैकेनिकल और इंजीनियरिंग कोर मैन्युफैक्चरिंग में women are not there. वुमेन एप्टीट्यूड क्या है, आना चाहती है क्या? नहीं, No. नो। No. women का एप्टीट्यूड जो है, क्योंकि बैच ही नहीं है ना। देखो जैसे मेरे बैच में 90 स्टूडेंट्स का बैच था, बिट्स में 2 लड़कियां थी, और वो भी इसलिए क्योंकि उनकी कट ऑफ इतनी आई होगी कि उन्हें मिला ही मैकेनिकल होगा। अगर उनकी ज्यादा आती तो कंप्यूटर साइंस में चली जाती। कंप्यूटर में तो बहुत है भाई। हाँ, दे ऑल वांट टू गो इन कंप्यूटर साइंस। तो ये तो देखो जो स्ट्रक्चर है उसको तो कोई बदल ही नहीं सकता। तो मेरे चीज में, मेरे फील्ड में देयर आर नो विमेन, बट इंटीरियर डिजाइन जो हम सिखाते हैं इट्स ऑल विमेन, एंड बहुत अच्छी फील्ड है। उसमें क्या है कि एनीवन हु वांट्स टू स्टार्ट देयर करियर, जो घर पे है, राइट, जो घर पे, लाइक लेट्स सपोज अ हाउसवाइफ और समवन हु हैज टेकन अ ब्रेक फ्रॉम वर्किंग, इंटीरियर डिजाइन इज वन ऑफ द बेस्ट फील्ड फॉर देम। एंड वो एआई से रिप्लेस भी नहीं होगी, क्योंकि स्पेस प्लानिंग, लेआउट कैसे बनाते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, वो सब। बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है उसके लिए? नथिंग, बेसिक क्वालिफिकेशन, क्योंकि डिजाइन जो है वो सिर्फ कोर्स सीख के ही है आप इसके अंदर। एंड ये फील्ड ऐसी है जिसके अंदर क्वालिफिकेशन ही एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप बेसिक डिजाइन सॉफ्टवेयर सीखेंगे, उसके बाद जब आप 4-5 प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे, यू कैन डू रियली गुड। और हमारे पास बहुत सीनियर इंटीरियर डिजाइनर्स भी आते हैं जिनके 8-8, 10-10 अपार्टमेंट्स की रेनोवेशन कर रहे हैं। दे आर कमिंग टू लर्न द सॉफ्टवेयर एंड दे आर डूइंग रियली गुड। तो वही है कि जहाँ पे कर सकते हैं वहाँ कर रहे हैं हम, बट फॉर मैकेनिकल तो आई इट्स जस्ट नहीं। इंडस्ट्रीज में मतलब जाके मशीन पे लड़कियां नहीं काम करेगी। बस एक चीज और, आपको पता ही नहीं चला होगा, इतना वक्त गुजर गया है और मुझे भी बड़ा मजा आया एक्चुअली। बस ये बताइए कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि न्यू जॉब जो एरिया है वो ओपन अप हो रहा है इंडस्ट्री में, वो कैसे पता चलता है आपको? आपकी अपनी सेल्फ स्टडी होती है, इंडस्ट्री से फीलर्स मिलते हैं, क्या होता है ये? इंडस्ट्री से इट्स वी आर गेटिंग कांस्टेंट फीडबैक फ्रॉम द इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री का एग्जांपल बताता हूँ, उन्होंने हमें बुलाया, ठीक है, स्टार वायर के नाम से, इट्स लिमिटेड, बहुत बड़ी कंपनी है, स्टॉक मार्केट पे उसका शेयर है। स्टार वायर पे हम गए। स्टार वायर ने एक मशीन होती है सेंटरलेस ग्राइंडर, अजीब सी मशीन है, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड सी। उनके पास वो 1000 मशीनें हैं, बहुत बड़ी कंपनी है। तो मैंने विजिट करा उस पर। तो मैंने कहा सर आप क्या चाहते हैं? ही सेड कि आज के टाइम पे हमें इसको चलाने के लिए बंदे ही नहीं मिल रहे। मैंने कहा सर क्यों? कहते कि ये कोई इसकी ट्रेनिंग ही नहीं देता। सो आई सेड मैं कैसे दूं ट्रेनिंग? ही सेड आप मशीन फ्री में ले लो हमसे। सो दे वर गिविंग मी अ मशीन फॉर फ्री कि आप इसको फ्री में ले लो, हमारा ट्रेनर आके आपके फैकल्टीज को ट्रेन करेगा, आपका पहला बैच भी ट्रेन करेगा, हमें बस महीने के 100 लड़के दे दो। 100 लड़कों की गारंटीड जॉब है, हम ही उठा लेंगे वो 100 लड़के, इतनी रिक्वायरमेंट है। आपके पास स्पेस होता है इस तरह से मशीनों को लाने? अब यही तो स्पेस का ही तो इशू था। तो वो मशीन जो है वो इस कमरे से इतनी, वो 20 फीट लंबी मशीन है, उसमें एक साइड से एक रॉड जाती है लोहे की, दूसरी साइड से निकलती है, रॉड ही 10 फीट की है, तो 10-10-20 फीट की वो मशीन है। सो आई सेड सर, और इसके अंदर मशीन सब चलाते हैं बहुत आवाज करती है और फ्यूम्स भी निकलती है। तो आई सेड सर इसको मैं अपने सेंटर पे तो नहीं कर सकता, अपने स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स पे आई कैन नॉट इंस्टॉल दिस मशीन। मैंने कहा मुझे जगह भी दे दो। तो कह रहे कि आप फिर हमारी फैक्ट्री में आ जाओ। आई सेड फिर आपकी फैक्ट्री तो 20 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे बहुत सारी मशीन्स हैं, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे स्किल गैप्स हैं, जहाँ पे स्किल गैप्स में 3-4 आपको बताया था जल्दी से। एक तो जैसे सेंटरलेस ग्राइंडर है, कह रहे हमारे जैसी 20 और इंडस्ट्रीज है, मतलब महीने की 3-4 हजार बच्चे की गारंटीड प्लेसमेंट हम ही उठा लेंगे। मैं पर उस मशीन को इंस्टॉल ही नहीं कर पाया अभी तक। दे आर स्ट्रगलिंग विद पीपल। ठीक है, ऐसे जो हमारे गुड टेलीकॉलर्स जिनको एक्चुअली इंग्लिश अच्छी आती है, दैट इज नॉट प्रेजेंट। सेल्स का कोई कोर्स नहीं होता पूरे वर्ल्ड में कि सेल्स भी तो सिखाएं कि कैसे बेचना है, कैसे एक्सेल मेंटेन करना है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। देन एक और स्किल गैप है जिसके अंदर जैसे जो हमारे जो पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स में आप जो गेट्स होते हैं, जैसे पानी खोलते हैं, पानी अंदर आता है पोर्ट्स के अंदर, उस गेट्स का भी, उस गेट की एक मेंटेनेंस होती है, उसकी वेल्डिंग होती है। अंडर वाटर वेल्डिंग की भी रिक्वायरमेंट है एंड द स्टार्टिंग सैलरी इज 1 लाख रुपीज। लोग ही नहीं है, ट्रेनिंग करने वाले लोग हैं, बंदे ले आओ जो इस फील्ड में घुसेगा, हम ट्रेन करेंगे फ्री में, हम सिखाएंगे, हम 1 लाख रुपए की नौकरी लगवाएंगे, अंडर वाटर वेल्डिंग का कोर्स। ठीक है, तो ऐसे देयर आर
सो मैनी जो जॉब्स, अगर इसको कोई बैठ के आइडेंटिफाई करने लग जाए, टारगेटेड तरीकों से लोगों को पकड़ के नौकरी लगाएं, तो अनएम्प्लॉयमेंट विल गेट ओवर वेरी वेरी सून। एटलीस्ट इन इंजीनियरिंग सेक्टर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नहीं, आप किसी को भी कराएं, अंडर वाटर वेल्डिंग में इंजीनियर की क्या जरूरत है? बीएससी वाले को डाल दो, वो तो ट्रेनिंग ही अलग है ना। यू डोंट, ऐसे बहुत सारी फील्ड है जहाँ पे इट्स सो यूनिक एंड उसमें इतनी वैकेंसीज है कि कर करा के आप टारगेटेड तरीके से लोगों को डाल सकते हो और नौकरी लग सकती है। सो देर आर मेनी मेनी थिंग्स लाइक दैट। 5G का जैसे कोर्स, जैसे जो ये जो आपकी जो टेलीफोन की लाइंस होती है, इसकी भी एक प्रोग्रामिंग होती है, इसकी भी टेलीफोन लाइन डालने का भी एक तरीका होता है। जो टेलीफोन के टावर्स होते हैं उसके मेंटेनेंस वाले भी लोग हैं, बट इसका कोई कोर्स मार्केट में नहीं है, कोई इंजीनियरिंग नहीं है। इसकी एक छोटी सी कम्युनिटी है जो अपने जैसे लोगों को सिखा के आगे काम बढ़ा रही है, और बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। ये तो बहुत बूमिंग है भाई, ये तो हर जगह अभी भारत में तो बहुत एग्जैक्टली ट्रिपलिंग होनी है। एग्जैक्टली इतने ज़्यादा टावर्स लगने हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें लगनी हैं, बट हजारों नौकरियां हैं, लोग नहीं है ना, लोगों को पता है, लोगों को भी नहीं पता कि ऐसी नौकरियां हैं, और कुछ भी नहीं हो रहा है इसके तो अंदर। जिनको पता नहीं है, लेकिन जिनको ये जॉब मिलनी चाहिए, जिनको ये करना चाहिए, वो लोग, और जो ये इन लोगों को ढूंढ रहे हैं वो इंडस्ट्री, इन दोनों के बीच में जो आप काम कर रहे हैं वो ब्रिज का काम है यस आपका। एग्जैक्टली। और उसमें आप क्वालिटेटिव चेंज भी ला रहे हैं क्योंकि आप ट्रेन कर रहे हैं ना, ये नहीं कि यू आर जस्ट पुटिंग देम टुगेदर, यू आर आल्सो ट्रेनिंग देम सो दैट हम तो दे जॉब बिकम लगवा रहे हैं। एलिजिबल। हाँ, यस यस बिल्कुल। तो भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि हम अक्सर जब भी जॉब पर बात करते हैं बहुत ही दुखदाई और निराशाजनक बातें होती हैं, और ऐसा लगता है कि हमारे पास, हम इस मैट्रिक्स में फंस गए, हमारे पास अब कुछ है ही नहीं। लेकिन आपसे बात करके लगा कि बहुत नो, कुछ, देयर आर मेनी बहुत मेनी कुछ हो जॉब्स सकता है। एंड बहुत आराम से लग सकती है जॉब। और वो बच्चे जो एप्लीकेशंस में जो काम खड़े होकर करने में, एक्चुअल काम करने में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए तो कोई कमी ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। एनीथिंग दैट यू वांट टू से टू योर ऑडियंस, टू द यंग यूथ ऑफ इंडिया? बस ये है कि अपने आप को रेलेवेंसी से देखिए, इंटरेस्ट पे मत देखिए। बहुत सारे लोग हैं, हमें तो इंटरेस्ट था, वही एरोस्पेस, इंटरेस्ट से कुछ नहीं होगा। एरोस्पेस करके आप नासा में एस्ट्रोनॉट नहीं बनोगे। आपको वही देखना है कि पहले थोड़ा सा देख लो कहाँ नौकरियां हैं, क्या लग रहा है। MBA के लोग एडमिशन लेते हैं तो कैंपस देख के एडमिशन ले रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट निकालिए। बाय द वे, एवरी MBA कॉलेज के लिए एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट मैंडेटरी है, वो बताती है कितने % बच्चों की नौकरी किस उसमें लगी है। उसको पढ़ के एडमिशन लोगे तो एक बहुत इन्फॉर्म चॉइस रहेगी। इंटरेस्ट के हिसाब से लोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, और अपस्किल जल्द से जल्द लाइफ टाइम आपको करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि बीटेक कर लिया तो हम तो नौकरी लग जाएगी, तो ये बहुत बड़ा शौक इनको लगेगा, लग रहा है लोगों को। तो पहले से ही प्लानिंग 10वीं 11वीं 12वीं से ही पेरेंट्स को और बच्चों को सोच लेना चाहिए कि कहाँ कौन सी स्किल्स लग के क्या होगा, एंड देन किसी को इशू नहीं आएगा नौकरी लगने में। यस, इसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। जो टीनेजर्स के पेरेंट्स हैं वो बैठ करके, साथ में बैठ करके ये रिसर्च भी करें, यस, और उसी तरफ बच्चों को पुश करें। बिल्कुल, तो कि कई- नौकरियां है कि नहीं इस चीज हाँ, में, और क्या इसमें सैलरीज लग रही है, हाँ। क्या इसमें आउटलुक है, उससे बहुत बढ़िया चीजें इसके अंदर हो जाएगी। आप जब स्कूल करके, कॉलेज करके निकल रहे थे, तो आपके सपने क्या थे, क्या बनना चाहते थे आप? 2 महीने मैंने एक्चुअली यूपीएससी की भी पढ़ाई करी थी। आई मीन, आई थिंक दैट्स द रिकॉर्ड। इतना कम किसी ने यूपीएससी की पढ़ाई नहीं करी होगी जितनी मैंने करी थी, बिकॉज मुझे रियलाइज हो गया था कि ये एग्जाम तो मुझसे क्लियर हो ही नहीं सकता। मैं कुछ भी क्लियर कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट क्लियर दिस एग्जाम बिकॉज इट्स जस्ट टू सब्जेक्टिव। मैं एग्जाम के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल की, इट्स जस्ट नॉट डूएबल फॉर मी। बट इससे गवर्नमेंट एग्जाम का मेरे को एक चीज़ बात करनी थी कि सबसे बड़ा इशू मैं कहता हूँ, अगर अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब मेरे पास जो मेरी ऑडियंस है, अगर उसमें मेरे पास लेट्स सपोज 100 लोग आते हैं जो अनएम्प्लॉयड है, उसमें अगर मैं कहूँ चलो 70% कॉलेज की गलती है, किसी की भी गलती है, 30% उसमें वो लोग हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की वजह से उनके पास जॉब ऑफर्स थे, उन्होंने वो जॉब छोड़ के 3 साल 4 साल 5 साल इवन 10 साल लगाए गवर्नमेंट एग्जाम्स के पढ़ने के लिए, एंड देयर बैक टू जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। तो पूरे यूपी बिहार की ये कहानी है। दिल्ली में बहुत सारे यूथ इसी तरह से यूपी बिहार उड़ीसा बंगाल से आए हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट से आए हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट से आए हुए जो सरकारी एग्जाम्स की तैयारियां करते हैं। और ये सभी कमीशन के एग्जाम्स नहीं है, छोटे भी लोअर लेवल के भी SSC एग्जाम्स JEE हैं। बैंक है, बहुत जी सारे एग्जाम्स हैं। जी। तो इनके लिए क्या है, हम फ्यूचर क्या है, मतलब ये किस तरफ जाएं अब? सी, मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ रिपीटेडली, सोशल मीडिया पे बोलता हूँ रिपीटेडली, सिंपल सा लॉजिक है, जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है करो, गो अहेड, कोई दिक्कत नहीं है।
एक रूल बस बना लो कि काम करते हुए करना है, दैट्स इट। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है पूरे वर्ल्ड में जो आप 3 घंटे अगर ढंग से पढ़ लो, ढंग से मतलब रेगुलरली, विदाउट वॉचिंग इंस्टाग्राम एंड विदाउट वॉचिंग अदर थिंग्स, तो आपका प्रिपेयर आराम से हो जाएगा। पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें चाहिए 100% जी वो मोटिवेट। अभी क्या है, एक इंडस्ट्री चल रही है पूरी लोगों को मोटिवेट करने की, उसमें वो आईएएस एकदम आता है गाड़ी में, पीछे गाने चलते हैं और वो आईएएस उसमें से निकलता है और वो लगता है कि हम भी डीसी बनेंगे, हम भी, एंड इट्स लाइक इट्स वो नशा है जो बच्चों के एग्जाम में है। क्योंकि जो जैसे बिहार का स्टूडेंट है, बिहार का कहीं का भी हो, आपको पता है कि इफ यू आर नॉट इन द गवर्नमेंट देन व्हाट पोजीशन डू यू स्टैंड एट इन इंडिया? इफ यू डोंट इवन हैव मनी, मैरिज मार्केट में उसका रेट ही नहीं लगता। हाँ एग्जैक्टली, यही एग्जैक्टली। तो मैरिज हो गया या उसका एक्चुअली अगर उस पर पैसे भी नहीं है तो फिर तो कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है उसको किसी भी चीज़ से। तो उसको लगता है कि मैं अगर गवर्नमेंट एग्जाम में चला गया तो मेरी पूरी आगे आने वाली पुश्तें सारी की सबकी नौकरी की ज़िंदगी बदल जाएगी, एंड दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। वो मेंटालिटी कोई चेंज ही नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट एग्जाम्स की भर्तियाँ इंजीनियरिंग ट्रेड्स में भी आती है, बहुत सारी आती है, इतने सारे पावर रिएक्टर्स हैं, इतने सारी रेलवेज हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर। आप काम करिए, अच्छी ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ तो गारंटीड है, ग्रोथ तो अच्छी क्या मतलब कोई निकालता ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब से, एक्सट्रीम स्टेबिलिटी। बट द इशू इज कि लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के दे आर वर्किंग ऑन दीज एग्जाम्स, और उस टाइम आप खाली बैठ के जब प्रिपेयर कर रहे हो, आपकी डिग्री हो गई जीरो, आपका वर्क एक्सपीरियंस हो गया जीरो, और अब आप इंटरव्यू के लिए बैठेंगे तो आप उनको क्या बोलेंगे? क्या करा था हमने 5 साल, हम गवर्नमेंट के लिए पढ़ रहे थे। मतलब आज के टाइम पे अगर कोई 30 साल का बंदा जिसने गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर किया है और 18 साल का लड़का, ही इज ऑन द सेम लेवल, क्योंकि उसने अपनी पूरी यूथ, जब वो स्किल्स अपग्रेड करके 1 लाख रुपए तक पहुंच सकता था, वो पढ़ता रहा, खाली बैठ के कोचिंग जाता रहा, पैसे लगाता गया, और उसको माँ बाप भी सपोर्ट करते हैं कि नहीं नहीं पढ़ने दो, ये अगर इसने कर लिया तो ये पूरा सब चेंज कर देगा हमारी फैमिली में। मैं कह रहा हूँ आप करिए, काम करते हुए करिए जी। कोई भी नौकरी 9 घंटे से ज्यादा की नहीं है, 10 घंटे हो गए, 12 हो गए, उसके बाद 3 घंटे घर पे पढ़ लो, गिव दी एग्जाम्स, बट काम छोड़ के नहीं। तो 2 काम नहीं करने चाहिए, एक तो ये कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के नाम पे अपने साल बर्बाद मत कीजिए, बिल्कुल भी नहीं, और दूसरा 40-50 लाख रुपए लगा के डंकी मत करिए, 2 चीजें है ना। दैट्स इट, जो करना है यहाँ रह के एक प्रॉपर प्लान तरीके से करिए, दैट्स इट। सही, बहुत That was a long podcast, yes. बहुत गहरी बातें की हम लोगों ने, बहुत अच्छा लगा, बहुत उम्मीद बनी, मेरी देखने वालों को भी बहुत उम्मीद बनेगी कि भाई हो सकता है अभी भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। एवरीथिंग इज नॉट, Oh, definitely. Nothing is lost. In terms of skill development landscape, nothing is lost. I think it's just the start, but someone needs to do it ASAP. अगर 10 साल और कुछ नहीं करेंगे तब तो डेफिनेटली लॉस्ट हो जाएगा। अक्षित, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। आपको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, एंड अगर हमारा कोई पॉडकास्ट होता है इंजीनियरिंग वाला तो आपको भी एक बार बुलाएंगे उसके अंदर, वी कैन ऑल्सो टॉक। नहीं, इट्स बेटर देन टिकटॉक एंड व्हाट पीपल आर वाचिंग दीज डेज। एटलीस्ट जो हम बता रहे हैं कुछ काम की तो बात कर रहे हैं, क्योंकि जो कंटेंट है उसका ओवरलोड है आज के टाइम पे, और कुछ भी लोग देख रहे हैं आजकल। सो इट्स बेटर कि कुछ किसी समझदार लोगों को लोग उनको सुने, इट वुड बी मच बेटर फॉर देम। That's what I think. I hope government should have some policy on this TikTok and real thing. बिग बॉस बैन करना चाहिए, IPL बैन करना चाहिए। ये जो इतना कचरा जो दिखा रहे हैं ना लोगों को, इनके माइंड में भी वही भरे जा रहा है। इट्स जस्ट वेरी अननेसेसरी जो भी चीजें हो रही है। और सबसे बुरा ये हुआ है कि वो घटिया चीजों से आप पैसा कमाने लगे, तो लोगों को लगता है कि उनके दिन भर का जेब खर्च निकल आया, और 5 किलो राशन भी मिल रहा है, जेब खर्च निकल आया, तो फिर करना ही क्या है। इंटरनेट भी फ्री है, इंटरनेट ऑलमोस्ट 100-200 रुपए का इंटरनेट है। तो मास्टर स्ट्रोक है ना बर्बाद करने का किसी भी बिल्कुल, या यू जस्ट गिव देम ट्रैश टू फीड ऑन एंड गिव देम फ्री फूड, दैट्स इट, इंफीरियर क्वालिटी फूड। या तो ठीक है, इस मास्टर स्ट्रोक से बाहर आए हम लोग, हम रियल वर्ल्ड में काम करें, हमारे बच्चे काम करें, और देखें इस तरह से भी कितनी मदद की जा रही है समाज की। आपने बहुत टेक्निकल बातें बताई, लेकिन समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Thank you.